हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द कॉमर्स शो। आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है आपका पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड हम लोग हर एक कंसेप्ट को आज क्लियर करने वाले हैं। और आज की वीडियो को अच्छे से समझने के लिए हम लोगों ने 4 यूनिट्स में इसे डिवाइड कर रखा है। जैसे पहले यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन किसका, पब्लिक फाइनेंस का। फिर उसके बाद आपका है पब्लिक एक्सपेंडिचर, फिर उसके बाद आपका है पब्लिक रेवेन्यू, और फिर यूनिट 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग ये चारों यूनिट कवर कर लेंगे और अच्छे से हमारे सारे कंसेप्ट्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग साथ में नोट्स भी बनाते रहते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेकर के बैठे, सो दैट आपके साथ मतलब मेरे साथ आपके भी नोट्स कंप्लीट होते जाए। ठीक है, और अगर ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप द कॉमर्स शो 99 पर जा करके एक्सेस करेंगे, वहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ठीक है, ये काइंड ऑफ वन शॉट है। ठीक है, तो ये वन शॉट है, तो इसमें वन शॉट की स्पीड से ही हम लोग सभी चीज़ें कवर करेंगे। और आपको किसी टॉपिक को अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप द कॉमर्स शो के प्लेलिस्ट में जाकर के पब्लिक फाइनेंस सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक्स आपको सेपरेट वीडियोस में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पब्लिक फाइनेंस का वन शॉट विद यूनिट 1। यूनिट 1 में जैसा कि आप लोगों ने देखा था, यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन, यानी कि पब्लिक फाइनेंस का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपको दो कंसेप्ट्स मतलब दो वर्ड्स देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, पहला क्या, पहले आपको देखने को मिल रहा है क्या, पब्लिक, और दूसरा है आपका फाइनेंस। ठीक है, अब पब्लिक का क्या सीन है, पब्लिक का मतलब यहाँ पर पब्लिक का मतलब जनता से नहीं है, यहाँ पब्लिक का मतलब है गवर्नमेंट से। ठीक है, और यहाँ पर फाइनेंस का मतलब क्या है, फाइनेंस को हम लोग ऑल्टरनेटिवली यूज कर लेते हैं किस टर्म्स में, जैसे आपका फंड्स। ठीक है, तो फाइनेंस को फंड्स आप समझ सकते हो, लेकिन बट अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझना है तो आपको यहाँ फाइनेंस का रियल मीनिंग समझना पड़ेगा। फाइनेंस का रियल मीनिंग होता है अवेलेबल, हम यहाँ लिख भी देते हैं सो दैट आप भी अपने नोट्स में मतलब कवर कर ले इसको, अवेलेबल ऑफ फंड्स। ठीक है, अवेलेबल ऑफ फंड्स whenever it is required। ठीक, तो मतलब अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि फाइनेंस का मतलब क्या होता है, तो वहां पर आपको यही बोलना होगा अवेलेबल ऑफ फंड्स। ठीक है, whenever it is required, जब आपको पैसों की ज़रूरत है, तब आप जब अवेलेबल कराने के लिए उस फंडिंग के लिए सोर्सेस आप ढूंढते हो, तो उसी को बोलते हैं फाइनेंस। तो यहाँ पर हम लोग को मेनली पढ़ना है कि गवर्नमेंट कैसे कैसे अपने सोर्सेज को अप्रोच करती है, फिर उन सोर्सेज को कलेक्ट करके कैसे कैसे खर्चा करती है, कैसे कैसे बजट बनाती है। तो इससे रिलेटेड हम लोगों का पूरा ये चैप्टर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, अभी हम लोग पढ़ लेते हैं इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, द पब्लिक फाइनेंस इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या पब्लिक फाइनेंस आपका ब्रांच है किसका, इकोनॉमिक्स का। इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। पब्लिक फाइनेंस क्या है, पब्लिक फाइनेंस इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज गवर्नमेंट इनकम, मतलब गवर्नमेंट का जो भी जितने भी सोर्सेज है, जहां जहां से इनकम जनरेट हो रहा है, एक तो वो, दूसरा है आपका एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट जहां जहां उस इनकम को खर्चा करेगी वो, और गवर्नमेंट कहां कहां से बोरो करेगी। ठीक है, और फिर इन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट इकोनॉमी पे। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें पब्लिक फाइनेंस में हम लोग को पढ़ना है, पहले तो गवर्नमेंट का कहां कहां से इनकम जनरेट हो रहा है। ठीक है, कहां कहां से गवर्नमेंट को इनकम हो रहा है, फिर उस इनकम को गवर्नमेंट कहां कहां पे खर्चा करेगी। ठीक है, फिर कई बार ऐसा होगा कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम है, तो उसको एक्सपेंडिचर करने के लिए बोरो भी करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, और इन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट क्या हो रहा है इकोनॉमी पे, मतलब हमारी कंट्री में, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पब्लिक फाइनेंस अगर आपसे कोई पूछेगा तो सबसे पहले आप वहाँ मेंशन करेंगे कि पब्लिक फाइनेंस एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स का, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं गवर्नमेंट इनकम, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट की बोरोइंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा पब्लिक का मतलब क्या है, गवर्नमेंट। ठीक है, पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट से है। ठीक है, इट डील्स विथ हाउ द गवर्नमेंट रेजेज मनी एंड हाउ इट स्पेंड्स इट। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से पैसे रेज करता है, मतलब गवर्नमेंट के क्या क्या सोर्सेज हैं। ठीक है, और ये जो सोर्सेज मतलब इन सोर्सेज से जो भी गवर्नमेंट ने अमाउंट कलेक्ट किया है, इसको फिर वापस से कहाँ पर एक्सपेंडिचर कर रहा है। ठीक है,
तो इन्हीं सब से रिलेटेड पूरा हमारा पब्लिक फाइनेंस है, इसी से रिलेटेड हम लोग को सारे कंसेप्ट पढ़ने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने मेंशन किया है कि पब्लिक फाइनेंस इक्वल्स टू गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल एक्टिविटीज। गवर्नमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज फाइनेंशियल नेचर की है वो सभी आपके पब्लिक फाइनेंस में इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी हमने मेंशन किया है, क्या है वो एग्जाम्पल, व्हेन द गवर्नमेंट, ठीक है, व्हेन द गवर्नमेंट कलेक्ट्स जीएसटी, ठीक है, जब भी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है जीएसटी कलेक्ट करती है तो वो गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाएगा, पब्लिक रेवेन्यू, ठीक। जब भी गवर्नमेंट बिल्ड करती है हाईवे, मतलब कोई हाईवे वगैरह बनाती है, कोई रोड का कंस्ट्रक्शन करती है, तो वो गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर, ठीक है। और गवर्नमेंट जब भी लोन लेती है तो वो गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाएगा, डेट, यानी कि इसको पब्लिक डेट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक रेवेन्यू, ठीक। और यहाँ पर ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर, और यहाँ पर जो पब्लिक डेट लिखा हुआ है इसको हम लोग पब्लिक डेट ही बोलते हैं, ठीक है। ऑल दीज कम्स अंडर पब्लिक फाइनेंस। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पब्लिक फाइनेंस के कुछ स्कोप्स होते हैं, वो तो हम लोग अभी आगे पढ़ने ही वाले हैं। तो मतलब इसमें 4 चीज़ें आपकी इंक्लूड होगी। पहला क्या है, पहला है आपका पब्लिक रेवेन्यू, दूसरा है पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड तीसरा है आपका पब्लिक डेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग को देखना है क्या, स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस के कुछ स्कोप्स होते हैं, उसके बारे में भी हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं पब्लिक फाइनेंस के स्कोप्स, ठीक। अब पब्लिक फाइनेंस के स्कोप्स में क्या क्या चीज़ें कवर हो रही है, ये हम लोग को बताता है कि कौन कौन से एरियाज यहाँ पर कवर हो रहे हैं पब्लिक फाइनेंस में, ठीक है। तो सबसे पहले कवर क्या हो रहा है, पब्लिक रेवेन्यू, मतलब पब्लिक के पास, पब्लिक बोले तो गवर्नमेंट के पास कहाँ कहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेट करने के लिए 2 सोर्सेज है। पहला सोर्स है आपका टैक्सेबल सोर्सेज, ठीक है, और दूसरा क्या है, नॉन टैक्सेबल रिसोर्सेज, मतलब सोर्सेज, ठीक है। टैक्सेबल सोर्सेज में मतलब जो भी आप टैक्स पे कर रहे हो वो सारा का सारा इसमें इंक्लूड जाएगा, ठीक है। और नॉन टैक्स में आप मतलब टैक्स के अलावा जो भी चीज़ें आप पे कर रहे हो, चाहे आपके फीस हो गई, फाइन्स हो गई, या फिर किसी भी तरीके का अगर आप लाइसेंस फी पे कर रहे हो, वो सभी की सभी आपके नॉन टैक्स में इंक्लूड जाएगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा पब्लिक रेवेन्यू के क्या क्या सोर्सेज है, एक तो आपका टैक्स हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा नॉन टैक्स, ठीक है, यानी कि इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक। नेक्स्ट है आपका स्कोप पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब ये जो भी इनकम जनरेट हुआ है गवर्नमेंट के पास पब्लिक रेवेन्यू के टर्म्स में, इसको कहाँ पर खर्चा किया जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, ठीक है। तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जैसे आपका हो जाएगा डिफेंस या एजुकेशन, तो ये दोनों आपका एक एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका, ठीक है, पब्लिक डेट। पब्लिक डेट का मतलब होता है जब भी गवर्नमेंट बोरो करती है। अब देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा जो खर्चा होता है, यानी कि हमारा जो एक्सपेंडिचर होता है, मान लीजिए वो हम लोग के पास अभी है, रेवेन्यू हमारे पास है सिर्फ 5 रुपये और हमें जो खर्चा करना है वो है 10 रुपये, ठीक है। आप गए किसी मॉल में, वहाँ पर आपको जो आपको एक ड्रेस पसंद आ गई, वो थी आपकी, ठीक है, वो थी आपकी 10,000 की, ठीक है, और आपके पास है 5,000, ठीक है। अब उस ड्रेस को परचेज करने के लिए आपको 5,000 बोरो करने पड़ेंगे ना, ठीक है। तो जो भी हम लोग एक्स्ट्रा अमाउंट बोरो करते हैं वही आपका पब्लिक डेट में काउंट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो 4th स्कोप है, टोटल 4 ही स्कोप है, जो 4th स्कोप है वो क्या है आपका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, बजट प्रिपरेशन एंड कंट्रोल। जैसे आपको तो पता ही है कि हर साल फेब में बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसी बजट के बारे में यहाँ पर बात होती है कि कैसे बजट बनता है, कैसे उसको प्रिपेयर किया जाता है, कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है, क्या जो भी उसका पूरा प्रोसीजर है वो हम लोग एक एक करके सभी चीज़ें एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम लोगों ने क्या देख लिया, हम लोगों ने देखा पब्लिक फाइनेंस की मीनिंग, और फिर उसके बाद हम लोगों ने देख लिया पब्लिक फाइनेंस का स्कोप। और स्कोप में 4 स्कोप हैं, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोगों को देखना है, यहाँ पर आपको 2 टाइप्स के गुड्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। पहला है आपका क्या, पब्लिक गुड्स, पहला क्या है आपका पब्लिक गुड्स, और फिर दूसरा है आपका प्राइवेट गुड्स, ठीक है। तो पब्लिक गुड्स के बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फॉर द कॉमन यूज ऑफ द सोसाइटी। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के लिए ही है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, पब्लिक गुड्स, वो कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ही यूज़ करे, ये ज़रूरी नहीं है। अभी जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट रोड कंस्ट्रक्शन करती है, ठीक है, रोड, अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप या हम ही चलेंगे, कोई भी उस पर चल सकता है,
कोई भी उस रोड पर अपनी व्हीकल को मतलब रन कर सकता है, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। जितने भी हाईवेज़ हैं, जितनी भी मेट्रोज़ हैं, ट्रेन है, इस पर कोई भी ट्रैवल कर सकता है। कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए कि हाँ आप कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पब्लिक गुड्स के लिए याद रखिएगा, ऐसे जो भी गुड्स जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फॉर द कॉमन यूज़ ऑफ द सोसाइटी, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका पब्लिक गुड्स, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे आपका पहला फीचर है नॉन राइवल, ठीक है। वन पर्सन यूज डज नॉट रिड्यूस द अदर यूज, ठीक है। मतलब मान लीजिए अगर मिस्टर ए हैं, ठीक है, मिस्टर ए ने मेट्रो यूज किया, ठीक है, तो मिस्टर ए के मेट्रो यूज करने के बाद क्या मिस्टर बी अब जब यूज करने जाएगा मेट्रो को तो वो कम हो जाएगा? ऐसा कुछ है कि मेट्रो मान लीजिए पहले 5 बोगी थी, ठीक है, मेट्रो में पहले 5 बोगी थी, लेकिन अब मिस्टर ए के ने मान लीजिए 3 ही बोगी है, तो मिस्टर ए के मेट्रो में ट्रैवल करने के बाद एक बोगी क्या ख़त्म हो जाएगी और मिस्टर बी अब सिर्फ 2 बोगी में ही ट्रैवल कर सकता है क्या? ऐसा है क्या कुछ? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ पर टर्म यूज़ किया गया है नॉन राइवल, ठीक है, नॉन राइवल। नेक्स्ट है आपका क्या, नॉन एक्सक्लूडेबल। नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब कैन नॉट ईजिली एक्सक्लूड एनीवन, ठीक है। तो पहले वाले में नॉन राइवल में आपको बस ये देखना है कि किसी एक पर्सन के यूज़ करने से पब्लिक गुड्स कम नहीं होती है, और सेकंड वाले पॉइंट में नॉन एक्सक्लूडेबल में ये बताया गया है कि कैन नॉट ईजिली एक्सक्लूड एनीवन। आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, आप नहीं बोल सकते कि ये रोड मेरी है, ठीक है, ये पर्टिकुलर रोड मेरी है, आप इस पे नहीं चलेंगे। मिस्टर ए नहीं बोल सकता है कि मैं इस मेट्रो का ओनर हूँ, मिस्टर बी मैं तुम्हें चलने नहीं दूंगा, मैं इस तुम्हें यूज़ नहीं करने दूंगा, ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पहला एग्जांपल है आपका क्या, पहला एग्जांपल है आपका रोड, ठीक है, वही जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है आपका रोड, दूसरा एग्जाम्पल आपका स्ट्रीट लाइटिंग, तीसरा एग्जाम्पल आपके पब्लिक पार्क्स, ठीक है। ये सभी आपके पब्लिक गुड्स में इंक्लूड होते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर अब हम लोग को देखना है क्या, प्राइवेट गुड्स, ठीक है। तो प्राइवेट गुड्स का क्या सीन है, गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बाय द प्राइवेट फर्म्स, ठीक है। ऐसे जो भी गुड्स हैं जो कि प्रोड्यूस और सोल्ड किए जाते हैं प्राइवेट फर्म्स के द्वारा, तो वो क्या होते हैं, वो आपके प्राइवेट गुड्स होते हैं, ठीक है। और ये नॉर्मली इंडिविजुअल कंजम्पशन के लिए ही प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। मतलब अगर आप पे करेंगे स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर गुड के लिए तो ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पर 2 फीचर्स दिए हुए हैं। पहला है कि राइवल इन कंजम्पशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए वो फ्रीली अवेलेबल होगा, आप अगर पे करेंगे तो ही आप कंज्यूम कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कंज्यूम कर पाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए किसी पर्टिकुलर क्लब को आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, उस क्लब में ज्वाइन करने, जैसे मान लेते हैं जिम की मेंबरशिप आपको ज्वाइन करनी है, तो जिम की मेंबरशिप ऐसी नहीं है कि आप जाओगे और आपको बस एंट्री मिल गई क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया रखा है, ऐसा नहीं है, वो पब्लिक गुड्स नहीं है। क्योंकि जिम मेंबरशिप मतलब जिम आपका एक प्राइवेट गुड है, तो वहाँ का क्या सीन है, वहाँ पर आपको एक सर्टेन अमाउंट वहाँ पर पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, ऐसा। फिर उसके बाद है एक्सक्लूडेबल, मतलब कोई भी मना कर सकता है आपको जिम में एंटर करने के लिए, क्यों, क्योंकि अभी तक आपने पे नहीं किया है। जब आप पे करोगे तो फिर आप एंट्री कर सकते हो, अदरवाइज आप एंट्री नहीं कर सकते हो, ठीक है। और इसके क्या एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन, ठीक है, मोबाइल फ़ोन अगर आप परचेस करोगे तो ही आप उसको यूज़ कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। कार्स हो गए या फिर पिज़्ज़ा हो गया या फिर कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, आपको बस ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था क्या आपका पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स। अब चलिए इसका हम लोग क्या देख लेते हैं, हम लोग एक चार्ट देख लेते हैं, ठीक है, ये डिफरेंशियल चार्ट देख लेते हैं तो आपको अच्छे से चीज़ें काफ़ी समझ में आएंगी, ठीक है। तो पब्लिक गुड्स का क्या सीन है, पब्लिक गुड्स कौन प्रोवाइड करता है, हम लोग को गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। और प्राइवेट गुड्स कौन प्रोवाइड करता है, हम लोग को प्राइवेट फर्म्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक। पब्लिक गुड्स में क्या नाम है, आपको राइवलरी देखने को नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट की मोनोपोली चलती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और प्राइवेट गुड्स में आपको मोनोपोली देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फर्म्स हैं जो कि वही सिमिलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं और आपके बहुत सारे राइवल्स रहेंगे, कंपटीशन बहुत रहेगा, ठीक है। एक्सक्लूडेबिलिटी मतलब आप किसी पर्सन को एक्सक्लूड नहीं कर सकते कोई भी पर्टिकुलर
पब्लिक गुड्स को यूज़ करने से, ठीक है। तो मतलब आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट गुड्स में आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि अगर आपको जिम ज्वाइन करना है तो आपको पैसे पे करके जिम की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, तभी आप जिम की फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मान लीजिए आप किसी पिज़्ज़ा क्लब में गए, मतलब वहाँ पर पिज़्ज़ा खाने के लिए गए, और जब तक आप वहाँ पर पे नहीं करेंगे तब तक आप उस पिज़्ज़ा को नहीं खा सकते, ठीक है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे पब्लिक गुड्स में स्ट्रीट लाइट्स और प्राइवेट गुड्स में आपका कार, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर उसके बाद हम लोग को देखना है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट 1, जी हाँ, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको सबसे पहले तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसको प्रपाउंड किसने किया है। इसको प्रपाउंड करने वाले हैं इकोनॉमिस्ट ह्यूग डाल्टन, ठीक है, HUGHDALTON। देखिए, अगर आपका MCQ बेसिस पे पब्लिक फाइनेंस का एग्जाम होने वाला है तो वहां पर आपसे डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा कि हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। तो वहां पर आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, नहीं तो फिर आप गलत करके आ जाओगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। मीनिंग पढ़ लेते हैं। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द गवर्नमेंट शुड टैक्स एंड स्पेंड इन सच अ वे दैट सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड, ठीक है। तो पहले हम आपको यहाँ पर चीज़ें कुछ समझा देते हैं, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ लिख लेते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट लेती है टैक्स, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, रेवेन्यू कलेक्ट करती है इन टर्म्स ऑफ टैक्स, ठीक। और फिर टैक्स से जो भी पैसा आता है उससे गवर्नमेंट क्या करती है, खर्चा करती है, एक्सपेंडिचर। तो ये जो लॉ है, ये जो लॉ ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है, ये बोल रहा है कि आपको टैक्स के थ्रू कलेक्ट किए हुए अमाउंट को ऐसे स्पेंड करना चाहिए कि सोशल वेलफेयर, ठीक है, कि सोशल वेलफेयर आपका मैक्सिमाइज हो। मतलब आपको लोगों का जो पैसा आपने कलेक्ट किया है उसको सही से यूज़ करना चाहिए, उसको आप इधर उधर नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। आपको अच्छे से यूज़ करना है, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर आप जब भी आप मैक्सिमम सोशल एडवांटेज पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर 2 कंसेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। उन 2 कंसेप्ट्स का नाम है, पहला है मार्जिनल सोशल बेनिफिट, ठीक है, और दूसरा है आपका क्या, मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस, ठीक है। हम लोग क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट में हम लोगों को गवर्नमेंट क्या बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या पे कर रहे हैं, हम लोग टैक्सेशन, मतलब हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, और ये जो टैक्स हम लोग पे कर रहे हैं इसके अगेंस्ट में हमें क्या मिल रहा है, गवर्नमेंट हमारे लिए खर्चा कर रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर देखिए दोनों काम करती है, एक तो टैक्स कलेक्ट करती है और दूसरा बेनिफिट प्रोवाइड करती है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। यहाँ पर मैक्सिमम सोशल एडवांटेज में आपको बस यही ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट के पास जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है उसको गवर्नमेंट अच्छे से यूटिलाइज करे, ठीक है, जिससे कि सोशल वेलफेयर क्या, आपका सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज हो, ठीक है, सोशल वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो तो ही बात बनेगी। तो आपको प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज में यही याद रखना है कि जितना भी गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है उसको सही से, उसका एक्सपेंडिचर सही से हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपके 2 टर्म्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, पहला है मार्जिनल सोशल बेनिफिट और दूसरा है मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस, ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम लोग देख लेते हैं। अब कौन सा ऐसा लेवल है जहां पर आपको, आप अपना मतलब किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल एडवांटेज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो जो पॉइंट है वो है आपका ये P, ठीक है। तो इस P पे क्या हो रहा है, इस P पे क्या हो रहा है, यहां पर आपका जो MSS है, ठीक है, ये जो MSS है यानी कि मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस, और ये जो MSB है यानी कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट, ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहां आप देख सकते हो ना P पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इस P पॉइंट पर आपको मैक्सिमम सोशल एडवांटेज मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा मैक्सिमम सोशल वेलफेयर कब अकर होता है, जब आपका जिस पॉइंट पे आपका MSB यानी कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट और आपका मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, वहां पर आपका मैक्सिमम सोशल एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। टैक्सेशन कॉजेज सैक्रिफाइस टू पीपल, ठीक है, टैक्स जो भी पे किया जाता है वो लोगों के लिए एक काइंड ऑफ सैक्रिफाइस है, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए भले ही वो रेवेन्यू है, लेकिन सैक्रिफाइस तो नॉर्मल इंडियन सिटीजन कर ही रहे हैं ना,
ठीक है, उसके टर्म्स में। फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग गिव्स बेनिफिट टू द सोसाइटी, गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है उससे क्या होता है, सोसाइटी को बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट पॉइंट वही होगा जहां पर जितना लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना ही उनको बेनिफिट अगर मिल रहा है तो फिर वो आपका मैक्सिमम सोशल एडवांटेज होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो अगर आपका एमसीक्यू बेसिस पे अगर एग्जाम होना है पब्लिक फाइनेंस का, तब तो आपके लिए ये चार्ट सिर्फ समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्टिव नेचर का एग्जाम होने वाला है तो ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आपका वाई एक्सिस पे एमएसएस और एमएसबी है, यानी कि मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस एंड मार्जिनल सोशल बेनिफिट है, और आपका एक्स एक्सिस पे क्या है, यूनिट ऑफ टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अब हम लोग को कुछ एग्जाम्पल्स देख लेने हैं इसके, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल क्या है, इफ गवर्नमेंट, एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इफ गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्स एंड यूज इट टू बिल्ड हॉस्पिटल, अगर गवर्नमेंट क्या कर रहा है, टैक्स कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, पहले तो लोगों से टैक्स ले रहा है और फिर उसी टैक्स से क्या कर रहा है, हॉस्पिटल्स बना दे रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, पहले तो जो टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स पेयर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी इनकम को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस, ये एमएसएस में आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके अगेंस्ट में जो भी उन्होंने टैक्स पे किया है उसके अगेंस्ट में उनको जो भी बेनिफिट मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है ना कि गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बिल्ड किया है, तो यहाँ पर ये सोसाइटी के लिए क्या हो जाएगा, ये इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट काउंट किया जाएगा, ठीक है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट। तो यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं, पीपल लूज इनकम, ये आपका सेक्रीफाइस हो जाएगा, एंड सोसाइटी गेन्स हेल्थ सर्विस, ये आपका बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये एक छोटा सा एग्जांपल है, इससे क्या होगा, इसके आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया हो। अब हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका नेक्स्ट टॉपिक, पब्लिक बजट, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है बजट, क्योंकि बजट आपका फोरकास्टिंग नेचर का होता है, मतलब फ्यूचर के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हम लोग चीज़ें मैनेज करते हैं, मतलब नोट डाउन करते हैं, वो सब फ्यूचर के लिए होता है, मतलब हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसा एज्यूम करते हैं कि आगे आने वाले फ्यूचर में ये चीज़ें होने वाली है, ठीक है। तो पब्लिक बजट क्या है, ये आपका एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसमें क्या करता है, गवर्नमेंट शो करती है कि कितना आने वाले साल में हम लोगों को रेवेन्यू कलेक्ट होने वाला है, ठीक है, और उस कलेक्टेड रेवेन्यू से हम लोग कितना खर्चा करने वाले हैं, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, प्रिपेयर करती है बजट को, यूजुअली इन द मंथ ऑफ फेब, एंड नॉर्मली 1 ईयर के लिए बजट को प्रिपेयर किया जाता है। बाकी आपके घर में भी बहुत सारे बजट्स प्रिपेयर किए जाते होंगे। मान लीजिए अगर आपको ही कोई पर्टिकुलर व्हीकल या फिर पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करना है, तो फिर आप क्या करोगे, आप कुछ महीने पहले से ही आप क्या करोगे, आप उसके लिए प्रिपरेशन करने लगोगे, पैसे सेव करने लगोगे, आप अपने खर्चे कम करोगे। तो यही तो है बजट, ठीक है। याद रखिएगा, कोई भी टॉपिक आपको अच्छे से समझना है तो आप उसको पहले अपने लेवल पे, अपनी रियल लाइफ से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करिए, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाएंगे पब्लिक बजट के, तो ऑब्जेक्टिव्स में पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है आपका क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर उसके बाद क्या है आपका, मतलब इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, ठीक है। आप क्योंकि फोरकास्ट कर रहे हो पहले से चीज़ें कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप आगे आने वाले सारे रिस्क को मिनिमाइज कर रहे हो। प्राइस स्टेबिलिटी, क्योंकि आपने पहले से ही सब कुछ डिसाइड कर लिया है तो प्राइस आपका स्टेबल हो जाएगा। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, अगर आपने पहले से सब कुछ डिसाइड कर लिया है तो आप इक्विटेबल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये गवर्नमेंट के लेवल पे बात कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर ये टर्म इंक्लूड हुआ है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आपको कहाँ कहाँ खर्चा करना है, और गवर्नमेंट अगर कोई भी खर्चा करती है, मान लीजिए रोड्स का या फिर हाईवेज़ का या फिर एयरपोर्ट्स का या फिर जो भी खर्चा करती है गवर्नमेंट, तो उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। 3 टाइप्स के आपको बजट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। पहला है बैलेंस्ड बजट, दूसरा है आपका सरप्लस बजट, और तीसरा क्या है आपका डेफिसिट बजट, ठीक है। तो इसमें क्या सीन है, आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे बैलेंस बजट का मतलब ये होता है जब आपका एक्सपेंडिचर और आपका रेवेन्यू इक्वल हो, ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब आपका एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इक्वल है तब आपका बैलेंस बजट हो जाएगा। जब आपका रेवेन्यू, ठीक है, जब आपका रेवेन्यू ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सरप्लस बजट।
और जब आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है आपके रेवेन्यू से, तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डेफिसिट बजट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपका देखिए सरप्लस बजट होगा तो भी चलेगा, अगर आपका बैलेंस बजट होगा तो भी चलेगा, लेकिन डेफिसिट बजट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब आपका बजट डेफिसिट होगा तो यहाँ पर आपको लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ बजटिंग, बजटिंग के दो टाइप के टेक्निक होते हैं, ठीक है। पहला हो जाता है आपका ज़ीरो बेस्ड बजटिंग और दूसरा हो जाता है आपका पीबीबी यानी कि परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। दो टाइप के बजटिंग्स होते हैं, मतलब दो टेक्निक्स होती है बजट प्रिपेयर करने के लिए। पहला है आपका ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, दूसरा आपका परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में क्या होता है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, समझ लेते हैं आपका। देखिए ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में आपको बस ये ध्यान रख देना है कि हम लोग ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, हमारा जो बेस होता है वो आपका क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है, फ्रॉम ज़ीरो बेस, ठीक है, ये टर्म याद रखिएगा। एंड एवरी एक्सपेंस मस्ट बी जस्टिफाइड, आप जो भी खर्चा कर रहे हैं, आप अपने फादर से अगर 10,000 रुपीज़ ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको इवन अ सिंगल पेनी का भी हिसाब उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर उन्होंने हर एक पैसे का आपसे हिसाब लिया है तो फिर वो आपका ज़ीरो बेस्ड बजटिंग के कैटेगरी में आ जाएगा। और अगर उन्होंने कहा है कि लास्ट मंथ मैंने तुम्हें 10,000 दिए थे, चलो इस बार भी तुम 10,000 ले लो, तो फिर ये आपका पीबीबी में इंक्लूड हो जाएगा, मतलब फिर वो आपका ज़ीरो बेस में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में क्या होता है, हम लोग पास्ट के बजट को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग किसको, पास्ट के बजट को इंक्लूड नहीं करते हैं, और हम लोग अभी रियल सिनेरियो का देखते हैं, हम लोग करंट का सिनेरियो देखते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। इसका फीचर क्या है, फीचर देख लेते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, ठीक है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस का क्रिटिकल इवैल्यूएशन होता है कि आप जो भी खर्चा करने के लिए पैसे ले रहे हैं वो आप सही से कर रहे हैं कि नहीं। अवॉइड्स अननेसेसरी स्पेंडिंग, सारे के सारे जो फालतू खर्चे हैं आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अवॉइड करना पड़ेगा, मतलब आपको कोशिश करना होगा कि वो कम से कम ही आप खर्चा करें, ठीक है, मतलब वेस्ट करें, ठीक। और फिर उसके बाद आ जाएगा इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, ठीक है, आपको फिर एफिशिएंसी भी आपको इम्प्रूव करनी होगी, मतलब इसमें एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है, क्यों, क्योंकि आप शुरू से शुरू कर रहे हैं ना, और हर एक खर्चे के लिए आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग लास्ट ईयर डिपार्टमेंट गॉट 10 लाख सो दिस ईयर गिव 11 लाख, अगर आप ये कहते हैं लास्ट ईयर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को 10 लाख आपने प्रोवाइड किया था, तो इस साल आप 11 लाख प्रोवाइड करेंगे, तो ये ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो आप कैसे काउंट होगा, जब आप उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से पूछेंगे कि आपको कितना पैसा चाहिए और क्यों चाहिए, कहाँ से आपको, मतलब ये आपका जो भी आपको पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे, जो भी आपको फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी, वो खर्चे आप कहाँ कहाँ करेंगे, जब ये सब चीज़ें आप मेंशन करेंगे, गवर्नमेंट को बताएंगे, मतलब शुरू से शुरू करेंगे, स्क्रैच से शुरू करेंगे, तो वो आपका ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंस्टेड ऑफ सेइंग लास्ट ईयर डिपार्टमेंट गॉट 10 लाख रुपीज सो दिस ईयर गिव 11 लाख, गवर्नमेंट आस्क व्हाई डू यू नीड मनी, जस्टिफाई फ्रॉम जीरो, मतलब आपको पैसा क्यों चाहिए, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करके बताइए। हम ये नहीं जानते कि आपको पिछले साल कितना मिला था और इस साल आपको उतना नहीं मिलेगा, आप शुरू से शुरू बताइए, हमको अच्छे से सब कुछ समझाइए। इससे क्या होता है, इससे किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो ये था आपका जीरो बेस्ड बजटिंग। अब हम लोगों को देखना है परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग, ठीक है। परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग में क्या होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग आपके परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, मतलब जैसा आप परफॉर्म करोगे, ठीक है, उसी के हिसाब से आपको फंडिंग मिलेगी। परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग लिंक्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग विथ रिजल्ट्स और परफॉर्मेंस। ये क्या करता है, गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है वो प्रोवाइड करता है, मतलब गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है वो किसके अकॉर्डिंग करती है, लास्ट ईयर के या फिर पहले के रिजल्ट या फिर परफॉर्मेंस के बेसिस पे, ठीक है। फोकस इज ऑन व्हाट इज अचीव्ड, फोकस इस पे किया जाता है कि क्या अचीव किया गया है, नॉट जस्ट हाउ मच इज स्पेंड। इस पे फोकस नहीं किया जाता आपने कितना खर्चा किया कितना नहीं खर्चा किया, इस पे फोकस नहीं किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि आपने जो पैसे लिए थे क्या आपने उससे अचीव किया है, ठीक है, आपने क्या जिस पर्टिकुलर रिजल्ट को मतलब जिस पर्टिकुलर आउटपुट के लिए आपने रिसोर्सेज या फिर फंडिंग ली थी, आपने उसको अचीव किया है या नहीं अचीव किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स में आपका पहला पॉइंट है आउटपुट ओरिएंटेड।
ठीक है। आउटपुट ओरिएंटेड, जैसा कि हमने बताया आपको, परफॉर्मेंस के बेस पे होता है, तो यहाँ पर आउटपुट ओरिएंटेड ये है ही। मेजर्स एफिशिएंसी, ये भी आपके एफिशिएंसी को मेजर करता है। क्यों? क्योंकि आप परफॉर्मेंस के बेस पर बजटिंग करते हो, ठीक है, परफॉर्मेंस के बेस पर रिसोर्सेज को एलोकेट करते हो, तो इसलिए ये आपके लिए एफिशिएंट होता है। इम्प्रूव्स अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि आपके मन में है कि अगर मैं इस साल मेहनत करूंगा तो मुझे नेक्स्ट ईयर अच्छा बजट मिल सकता है, अच्छे फंडिंग मिल सकती है, तो आप क्या करोगे, आपकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके काम के प्रति बढ़ जाएगी, ठीक है। फोकस ऑन टारगेट्स, आप अगर चाहते हो कि आपको अच्छा बजट एलोकेट हो तो आप अपने टारगेट्स पर फोकस करने लगते हो और आप सोचते हो कि मैं जितना ज़्यादा मेहनत करूँगा आगे चल करके मुझे फंडिंग उतनी अच्छी मिलेगी या फिर मेरे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को उतनी अच्छी फंडिंग मिलेगी, ठीक है। तो ये था आपका परफॉर्मेंस बेस्ड बजट। अब हम लोग देख लेते हैं, क्या एग्जाम्पल देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपका इंस्टेड ऑफ सेइंग 100 रुपीज़ करोड़ स्पेंट ऑन एजुकेशन, मतलब ये ना कह करके कि 100 करोड़ रुपए एजुकेशन पे खर्चा किए गए हैं, अगर गवर्नमेंट ये पूछती है कि कितने स्कूल्स आपने बनाए और कितने स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिला, ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो, परफॉर्मेंस देख रहे हो, उस पर्टिकुलर फंडिंग से, उस पर्टिकुलर बजटिंग से कितना लोगों को फ़ायदा हुआ है, कितना लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ है, वो आपका कहलाता है क्या, परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग। तो ध्यान रखिएगा, परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग में हम लोग परफॉर्मेंस के बेस पर बजटिंग करते हैं और जो जीरो बेस्ड बजटिंग था वहां पर हमारा जो बेस होता है वो जीरो से लेके चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये चार्ट देख लेते हैं, चार्ट के बेसिस पे बहुत अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ZBB यानी कि जीरो बेस्ड बजटिंग वर्सेस परफॉर्मेंस बेस्ड बजट। तो जीरो बेस्ड बजटिंग यानी कि ZBB का बेस क्या है, स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, ठीक है, ये जीरो से स्टार्ट होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग का जो बेस है वो क्या है, वो है परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस के बेस पर हम लोग ये देखते हैं, ठीक। ZBB का फोकस रहता है कॉस्ट के जस्टिफिकेशन पर, ठीक है, मतलब कि आप जो भी कॉस्ट कर रहे हो, मतलब जो भी आप खर्चा कर रहे हो वो आपको प्रॉपरली जस्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, कि आपने कहां पर कैसे खर्चा किया, ठीक है। और PBB यानी कि परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग में वहां पर पर्टिकुलर कॉस्ट को नहीं देखा जाता, वहां पर देखा जाता है कि आपने रिजल्ट्स अचीव किए हैं या नहीं, मेन आपका रिजल्ट ही वहां पर काउंट होता है, ठीक है, वहां पर पर्टिकुलर अलग अलग चीज़ों का कॉस्ट हम लोग नहीं देखते, ठीक है। ZBB में क्या होता है, ZBB में देखा जाता है, मतलब उसका मेन जो पर्पस है उसमें देखा जाता है कि कोई भी वेस्ट ना हो, वेस्ट को आप जितना कम कर सकते हैं उतना कम करें। और PBB यानी कि परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग में हम लोग क्या देखते हैं कि एफिशिएंसी इंप्रूव हो, ठीक है, क्योंकि परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम लोग जज करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग बजट एलोकेट करते हैं ना, इसलिए। तो ये था आपका जीरो बेस्ड बजटिंग एंड परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग, ठीक है। इसी के साथ हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो गया है और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा यूनिट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट यूनिट यानी कि यूनिट 2, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को देखना है पब्लिक एक्सपेंडिचर का मीनिंग। तो यहाँ पर पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब वही होगा, गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करती है, जो भी खर्चे करती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी गवर्नमेंट खर्चे करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वो सारे के सारे खर्चे आपकी पब्लिक एक्सपेंडिचर में इंक्लूड जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द स्पेंडिंग मेड बाय द गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है फॉर द वेलफेयर, ठीक है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जितना भी खर्चा किया जाएगा वो सारा का सारा आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर में इंक्लूड जाएगा, ठीक है। फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट, यहाँ स्टेट का मतलब आपका वही कंट्री से ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे कोई पूछेगा पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, तो वहां पर आप दो चीजें इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है। पहला तो क्या, पहला आप इंक्लूड करेंगे कि जितना भी स्पेंडिंग करती है गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट जितनी भी स्पेंडिंग करती है क्या चीज के लिए, पहला है आपका वेलफेयर, दूसरा आपके फंक्शनिंग, ठीक है, मतलब किसी भी कंट्री के फंक्शनिंग और किसी भी कंट्री के वेलफेयर के लिए जो भी खर्चा किया जाता है वो सारा का सारा खर्चा पब्लिक एक्सपेंडिचर कहलाता है, ठीक है। जब गवर्नमेंट खर्चा करती है तो वो उसको पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। पब्लिक का मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट से है, ध्यान रखिएगा, पब्लिक का मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट से है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड जाती हैं, मतलब जैसे कौन कौन सी स्पेंडिंग इंक्लूड होती हैं, जैसे आपका डिफेंस के लिए अगर कोई खर्चा हो गया, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई खर्चा किया जा रहा है, मान लीजिए स्कूल कॉलेजेस अगर ओपन किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट कॉलेजेस, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड कोई खर्चा, मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह बनवा देना,
इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए अगर कोई खर्चा करना पड़ा, जैसे रोड्स, हाईवेज वगैरह कुछ कंस्ट्रक्शन किया गया, और एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस वगैरह को फ्रेम करने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोई खर्चा किया जा रहा है तो ये सारे के सारे खर्चे आपके पब्लिक एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग फॉर पब्लिक वेलफेयर। मतलब गवर्नमेंट जो भी स्पेंड करती है पब्लिक वेलफेयर के लिए वो सारा का सारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होता है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है आपका व्हेन द गवर्नमेंट बिल्ड्स हाईवेज और फंड्स हॉस्पिटल, इट इज अ पब्लिक एक्सपेंडिचर। मतलब अगर गवर्नमेंट कोई भी हाईवे को बिल्ड करती है, ठीक है, या फिर हॉस्पिटल को फंडिंग प्रोवाइड करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा किया गया कोई भी खर्चा, चाहे वो हाईवे से रिलेटेड हो या फिर हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, जो कि वेलफेयर के लिए किया जा रहा है, वो सभी का सभी इंक्लूड हो जाएगा आपके पब्लिक एक्सपेंडिचर में। ठीक है, इसका नेचर देख लेते हैं। नेचर का मतलब यहाँ पर उसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों किया जाता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहले तो ये सोशल वेलफेयर के लिए किया जाता है। मतलब यहाँ पर एम किया जाता है कि जो भी खर्चा किया जा रहा है उससे सारे के सारे जनता को बेनिफिट मिले, पब्लिक को बेनिफिट मिले। ठीक है, नॉन प्रॉफिट मोटिव, मतलब यहाँ पर जो भी खर्चा किया जा रहा है उसका मोटिव प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है, उसका मोटिव क्या होता है? वेलफेयर होता है, प्रॉफिट नहीं। याद रखिएगा, गवर्नमेंट स्पेंड्स फॉर वेलफेयर एंड नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है, कंपल्सरी कलेक्शन बैकिंग, मतलब यहां पर मेनली ये जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है वो एक्सपेंडिचर के लिए सोर्स क्या है? सोर्स हमने आपको बताया था ना, सोर्स क्या क्या हो सकता है? टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस। ठीक है, टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस क्या हो जाएगा? आपका सोर्स हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद क्या है? इंक्रीजिंग ट्रेंड, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज राइजिंग ओवर टाइम। ठीक है, ये भी आपका एक नेचर है या फिर फीचर है। आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग टाइम के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप डेवलपमेंट करोगे, आप डेवलपमेंट अगर करना चाहते हो आपके कंट्री में, आपकी इकोनॉमी में, तो आपको खर्चे भी ज़्यादा करने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या क्या नेचर हम लोगों ने देख लिया कि ये सोशल वेलफेयर के लिए किया जाता है। इसमें जो इसका मोटिव होता है वो नॉन प्रॉफिट नेचर का होता है, मतलब वो सिर्फ वेलफेयर के लिए किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर। प्लस वहां पर कंपल्सरी कलेक्शन बैकिंग होती है, मतलब टैक्सेस आप प्रोवाइड करोगे, मतलब टैक्स के फॉर्म में फंडिंग प्रोवाइड करोगे गवर्नमेंट को, तभी तो गवर्नमेंट खर्चा कर पाएगी। ठीक है, इसलिए। और फिर इसके बाद इंक्रीजिंग ट्रेंड का मतलब है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग डे बाय डे इंक्रीज होती चली जा रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हम लोग को पब्लिक एक्सपेंडिचर को डिटेल में और अच्छे से समझने के लिए हम लोग को दो लॉज पढ़ने हैं। ठीक है, पहला जो लॉ है वो है आपका वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये जो लॉ आपका दिया है इसके प्रोपाउंडर है एडोल्फ वैगनर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपके एमसीक्यू में ये चीज डायरेक्ट आपसे पूछी जा सकती है कि हु प्रपोज्ड वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज, और वहां पर 4 ऑप्शन होंगे आपके पास और आपको नाम ये याद रखना है, एडोल्फ वैगनर ने ये प्रपोज किया था ये थ्योरी। ठीक है, तो वैगनर्स लॉ में क्या हम लोगों को देखना है? वैगनर्स जी बताते हैं कि जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होगी, ठीक है, जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होगी, आप डेवलपमेंट करना चाहोगे इकोनॉमी का, तो जो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होता चला जाएगा फास्टर देन नेशनल इनकम। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, ठीक है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे इंक्रीज कर दे रहे हैं, वैसे वैसे आपका जो एक्सपेंडिचर है ये भी इंक्रीज होगा। लेकिन मान लीजिए इनकम आपकी 10 रुपए है, ठीक है, और इनकम आपकी जो इंक्रीज हो रही है वो 2 रुपए से इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो भी आपका खर्चा है जो 10 रुपए से था, लेकिन अब आपका जो खर्चा बढ़ रहा है वो अब आपके 5 रुपए से ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब जो आपका एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा तेजी से बढ़ेगा इन कंपैरिजन टू इनकम। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डेवलपमेंट जैसे जैसे आपका बढ़ता चला जाएगा, आपका जो एक्सपेंडिचर है वो और तेजी से बढ़ेगा इन कंपैरिजन टू नेशनल इनकम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वैगनर स्टेटेड दैट एज एन इकोनॉमी डेवलप्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज फास्टर देन नेशनल इनकम। ठीक है, अब क्यों इंक्रीज होगा ये पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा किया गया एक्सपेंडिचर क्यों इंक्रीज हो रहा है? तो इसके कुछ यहां पर रीजंस हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ग्रो। ठीक है, मॉडर्न स्टेट्स परफॉर्म मोर फंक्शंस देन अर्लियर। मतलब
जैसे जैसे कोई भी इकोनॉमी, कोई भी कंट्री डेवलप करते जा रही है, टाइम बीतता चला जा रहा है, तो बहुत सारे एक्स्ट्रा फंक्शंस पे परफॉर्म करने पड़ते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को, ठीक है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे खर्चा बढ़ेगा और वैसे वैसे बहुत सारे फंक्शंस और भी परफॉर्म करने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर कंट्री को। वेलफेयर एक्टिविटीज़ एक्सपेंड, ठीक है, जो भी वेलफेयर एक्टिविटीज़ है वो बढ़ती चली जा रही है, तो उसकी वजह से भी खर्चा हो रहा है। क्या, जैसे आपका एजुकेशन पे खर्चा, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड खर्चा, यानी कि जैसे आपका हॉस्पिटल्स वगैरह बिल्ड करना, पार्क्स वगैरह बिल्ड करना, ये सबसे रिलेटेड खर्चा, सोशल सिक्योरिटी जैसे आपका पेंशन्स वगैरह, उन सबसे रिलेटेड खर्चा, तो ये सब आपका इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो पहला आपका रीजन था क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ग्रो, फिर उसके बाद आपका सेकंड रीजन हो जाएगा वेलफेयर एक्टिविटीज एक्सपेंड, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका जो थर्ड रीजन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, इकोनॉमिक फंक्शंस इंक्रीज, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा किया गया जो भी इकोनॉमिक फंक्शन है, ठीक, इकोनॉमी को प्रॉपरली रन करने के लिए जो भी खर्चे कर रही है गवर्नमेंट, वो आपका इसमें इंक्लूड हो जाएगा। जैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, रोड, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए जो भी खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। और पब्लिक एंटरप्राइजेस, बहुत सारे गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस भी तो हैं जिनको गवर्नमेंट रन कर रही है, सो दैट कोई पर्टिकुलर पर्सन प्राइवेटली उसको ओन करके मोनोपोली ना क्रिएट करे और लोगों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम ना करे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अर्लियर गवर्नमेंट मेंटेन्ड लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट कुछ एक्स्ट्रा काम भी करने लगी है। जैसे गवर्नमेंट लोगों को, मतलब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के बारे में काम करती है, मतलब इंप्लीमेंट करती है कई सारी पॉलिसीज़, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करने का काम करती है और कई सारे वेलफेयर स्कीम्स भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट इतने सारे काम कर रही है, ठीक है, तो जब गवर्नमेंट इतने सारे काम कर रही है तो नॉर्मल सी बात है एक्सपेंडिचर तो इंक्रीज़ होगा ना, ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो तो इंक्रीज़ होगा। तो ध्यान रखिएगा, कुछ रीजंस यहाँ पर वैगनर ने बता दिया कि जिसके वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, ठीक है। पहला रीजन है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ग्रो, फिर उसके बाद है आपका वेलफेयर एक्टिविटीज एक्सपेंड, फिर उसके बाद है आपका इकोनॉमिक फंक्शंस इंक्रीज। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि वैगनर की जो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज है वो नॉर्मली लॉन्ग टर्म ग्रोथ टारगेट करती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग वैगनर के लॉ को जब पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ को टारगेट किया जाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लॉ आपको देखना है वो है आपका क्या, वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस। यहां पर भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको प्रपोज किया है मिस्टर वाइजमैन एंड पिकॉक, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, अब इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, हाइपोथेसिस का मतलब एजम्पशन, ठीक है, जो चीज पहले से एज्यूम किया जा रहा है, कुछ स्टेटमेंट्स यहां प्रोवाइड किए जाएंगे और उन स्टेटमेंट्स को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, इस थ्योरी को पढ़ना है, ठीक है। तो वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या सीन है, पब्लिक एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज स्मूथली बट इन जंप्स और स्टेप्स ड्यूरिंग क्राइसिस। मतलब यहां पर वाइजमैन और पिकॉक ने बोला है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाने वाला एक्सपेंडिचर होता है वो बहुत ज्यादा स्मूथली नहीं इंक्रीज करता है, वो कभी जंप्स में और कभी स्टेप्स में इंक्रीज करता है। कब, एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, ठीक है। तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जब कोई भी क्राइसिस होती है तो वहां पर क्या होता है, आपका जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। ऑल ऑफ ए सडन इंक्रीज होता है, ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज नहीं होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है, तो आपको यही बताना है कि जब पब्लिक एक्सपेंडिचर स्मूथली नहीं इंक्रीज होता है, वो बस ऑल ऑफ ए सडन इंक्रीज हो जाता है, जंप कर जाता है या फिर स्टेप बाय स्टेप जंप करता है, तो फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्यों होता है, मतलब ये होता है जब कुछ मेजर इवेंट्स होते हैं। मेजर इवेंट्स बोले तो मान लीजिए किसी कंट्री के साथ इंडिया का वॉर हो गया, ठीक है, तब पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है। कोई ऐसी क्राइसिस आ गई, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी इमरजेंसी या फिर कोई भी ऐसा हजार्ड आ गया जो कि नॉर्मल सिचुएशन में इंडिया नहीं फेस करती है वो चीज़ें, तो फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इंक्रीज कर देती है टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर शार्पली एंड आफ्टर द क्राइसिस एक्सपेंडिचर डज नॉट फुल्ली कम डाउन, ठीक है। मान लीजिए इंडिया में, अच्छा इंडिया क्यों माने, मान लीजिए पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में अर्थक्वेक आ गया, ठीक है। अब पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया तो फिर अर्थक्वेक आने की वजह से वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां की गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया, ठीक है। और एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट को फंडिंग चाहिए और फंडिंग इंक्रीज करने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्या किया, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने वहां के टैक्सेस भी इंक्रीज कर दिया, ठीक है। और जब ये क्राइसिस खत्म हो गया, मतलब जब ये अर्थक्वेक खत्म हो गया,
तब भी ये जो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया खर्चा है वो फिर भी कम नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर शार्पली ड्यू टू क्राइसिस, मतलब गवर्नमेंट क्राइसिस के टाइम पर अपने टैक्सेस और एक्सपेंडिचर दोनों इंक्रीज कर देगी। फिर उसके बाद क्राइसिस के बाद भी, मान लीजिए अर्थक्वेक का जो इफेक्ट है वो अब कम हो गया, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाने वाला खर्चा अभी भी कम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे आपका ड्यूरिंग वॉर के टाइम पर जो टैक्सेस होते हैं उनको इंक्रीज कर दिया जाता है, मतलब वहाँ के जो सिटीजन्स होते हैं उनसे बोला जाता है कि आप ज़्यादा टैक्स पे करिए सो दैट हमारे पास फंडिंग आ सके और हम लोग डिफेंस पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कर सके। ठीक है, तो वहाँ के लोग भी ये बात समझते हैं कि ठीक है चलो हमारे देश को हमारी ज़रूरत है तो हम लोग टैक्स पे करेंगे। लेकिन वॉर के बाद भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिमेन्स एट अ हायर लेवल देन बिफोर। वॉर के बाद भी गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कम नहीं करती है, वो लगातार बढ़ती ही चली जाती है या फिर उसी पे स्टक हो जाती है। ठीक है, ऐसा। अब यहां पर ये जो हाइपोथेसिस है आपकी वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस, यहां पर दो इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, दो इफेक्ट में क्या क्या चीजें हैं, यहां पर पहला है आपका इंस्पेक्शन इफेक्ट, बहुत इजी है, समझ में आएगा, एक बार पढ़ लेते हैं। इट मीन्स ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ क्राइसिस मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी वॉर या इमरजेंसी है तो उस समय क्या होता है, पीपल बिकम मोर अवेयर ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज। तो लोगों को पता होता है कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पर हमारा पैसा खर्चा करती है, करने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट को इस समय पैसों की नीड है, तो लोग ज्यादा टैक्स पे करने के लिए हेजिटेट भी नहीं करते। ठीक है, मतलब उस पर्टिकुलर कंट्री के जो सिटीजन्स हैं वो समझते हैं कि गवर्नमेंट को इस समय पैसों की जरूरत है, इसलिए वो सिटीजन्स टैक्स पे करने में कोई भी हेजिटेशन नहीं करते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट के पास ज्यादा फंडिंग आती है और गवर्नमेंट ज्यादा एक्सपेंडिचर करती है। ठीक है, ऐसा। फिर उसके बाद आपका क्या है, फिर उसके बाद आपका पॉइंट है कंसंट्रेशन इफेक्ट। कंसंट्रेशन इफेक्ट में क्या होता है, कंसंट्रेशन इफेक्ट में होता है इट मीन्स दैट ड्यूरिंग क्राइसिस द सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स मोर फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लीडिंग टू इंक्रीज्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर। देखिए कंसंट्रेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग जब भी क्राइसिस होती है तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सारा का सारा खर्चा अपने हाथों में ले लेती है, सारा का सारा फाइनेंशियल कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने हाथों में ले लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा किया जाने वाला एक्सपेंडिचर वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, फिर गवर्नमेंट प्राइवेट को कुछ भी हाथ नहीं लगाने देती है, सारा का सारा खर्चा खुद संभालती है, ऐसा। ठीक है, तो ये था आपका क्या, वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस। अब हम लोग को देखना है एक छोटा सा डिफरेंस चार्ट हमने यहाँ प्रोवाइड किया है, वैगनर वर्सेस वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस। ठीक है, तो वैगनर के लॉ में आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है वो स्मूथली और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, और यहाँ पर जो वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस है वहां पर आपका सडन जंप होगा, जब मतलब अचानक से कोई क्राइसिस आएगी तब जाकर के आपका जो पब्लिक एक्सपेंडिचर वो इंक्रीज होगा। वैगनर में क्या होता है, वैगनर लॉ में वहां पर डेवलपमेंट के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया जाता है, और यहां पर वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस में यहां पर क्राइसिस की वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, अब जैसे गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है, ठीक है, एक आइडियल पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसा होना चाहिए उसके लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं, कैनन्स को आप ऑल्टरनेटिवली प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर बोलिए या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर बोलिए, दोनों एक ही है। ठीक है, दीज आर रूल्स फॉर गुड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, ये आपके कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस है, अगर आप अच्छी स्पेंडिंग करना चाहते हैं तो आपको ये सब चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, पहला पॉइंट है क्या, कैनन ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, मतलब गवर्नमेंट को अपना खर्चा ऐसे करना चाहिए कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वेलफेयर मिल सके। ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग शुड बी सच दैट मैक्सिमम सोशल वेलफेयर विल टेक प्लेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आपका है क्या, कैनन ऑफ इकोनॉमी, मतलब गवर्नमेंट ध्यान दे कि गवर्नमेंट के द्वारा किया जाने वाला एक भी रुपए का खर्चा वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ना हो, मतलब वेस्टफुल जगह ना हो। अभी एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर लिटरेसी रेट को इंक्रीज करने के लिए अगर 10 लाख रुपीस प्रोवाइड करना है किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को प्रोवाइड करना है, तो फिर क्या होगा, तो फिर हम लोग किस स्टेट्स को प्रोवाइड करेंगे तो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर हमारे सामने, जैसे हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन रहेंगे, जैसे पहला है आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु आपका पहला ऑप्शन है, दूसरा है आपका बिहार। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन आपके सामने है।
अगर आपके पास 10 लाख रुपीज़ है जिससे आप क्या कर सकते हो, लिटरेसी लेवल इंक्रीज कर सकते हो, तो ये 10 लाख रुपीज़ आप किस स्टेट को देना ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा? जी हाँ, ये बिहार को आप देंगे तभी ज़्यादा आपका ये फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, मतलब आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो कैनन ऑफ इकोनॉमी का ये मतलब है कि कोई भी आपको एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा किया जाने वाला कोई भी एक्सपेंडिचर वेस्टफुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या है, कैनन ऑफ सैंक्शन। इसमें क्या होता है, एक्सपेंडिचर शुड बी प्रॉपरली ऑथराइज्ड। मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की जो अर्निंग्स होती है उसको कोई भी खर्चा कर ले, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर ऑथराइज्ड जो पर्सन्स होते हैं सिर्फ वही खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, वही डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, वही रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज वगैरह बना सकते हैं कि गवर्नमेंट रेवेन्यू यानी कि पब्लिक रेवेन्यू का जो पैसा है वो कहाँ कहाँ पर खर्चा होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें। कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी में क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा किया गया 1 रुपए का भी खर्चा वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करे। मतलब गवर्नमेंट जो भी खर्चा कर रही है उससे कुछ फर्दर इनकम जनरेट हो, कुछ वेस्ट ना हो, या फिर ऐसी जगह गवर्नमेंट स्पेंडिंग ना करे जहां से अपने को कोई प्रॉपर आउटपुट या फिर प्रॉपर रिजल्ट ना मिले। ठीक है, तो ऐसी जगह पर इन्वेस्ट यानी कि खर्चा नहीं करना है। ठीक, फिर उसके बाद है आपका कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। ये टोटल 5 है। ठीक है, गवर्नमेंट शुड बी एबल टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर व्हेन नीडेड। मतलब गवर्नमेंट को अपने जो एक्सपेंडिचर की जो पॉलिसी है, जो फ्रेमवर्क है, उसको थोड़ा सा इलास्टिक रखना होगा। मतलब गवर्नमेंट जब चाहे मन तब अपनी एक्सपेंडिचर की लिमिट को बढ़ा सके और जब चाहे मन उसको कम कर सके। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहनी चाहिए, तभी वो इलास्टिक हो सकेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब एक आइडियल पब्लिक एक्सपेंडिचर की जो क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला क्या है आपका, कैनन ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, कैनन ऑफ इकोनॉमी, कैनन ऑफ सैंक्शन, कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पर देखना है पब्लिक एक्सपेंडिचर के कुछ क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन मतलब कुछ टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर काइंड ऑफ आपको देखने को मिलेगा। बहुत ईजी सा है, समझ में आ जाएगा। पहला है आपका डेवलपमेंटल वर्सेस नॉन डेवलपमेंटल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 टाइप के पब्लिक एक्सपेंडिचर देखने को मिलेंगे। पहला है आपका डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सपेंडिचर इज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे क्या हो रहा है कि इंडिया की यानी कि उस इकोनॉमी की, पर्टिकुलर इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, या फिर वो एक्सपेंडिचर क्या करे, लॉन्ग टर्म सोशल वेलफेयर को बूस्ट करे। ठीक है, लॉन्ग टर्म सोशल वेलफेयर मतलब ऐसा एक्टिविटी आप करो जिससे कि काफी टाइम तक लोगों को या फिर सोसाइटी को उस चीज का फायदा मिले, तब जाकर के वो आपका डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होगा। ठीक है, इट इज एन इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर। मतलब आप कोई ऐसा खर्चा कर रहे हो जिसका फायदा लोगों को फ्यूचर में भी मिले। अब जैसे क्या, जैसे आपका एजुकेशन फील्ड में अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इरिगेशन फैसिलिटीज़ अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो, उसमें कुछ खर्चा कर रहे हो, तो ये भी आपका डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होगा। ठीक है, अब नॉन डेवलपमेंटल में क्या हो जाएगा, नॉन डेवलपमेंटल में वो एक्सपेंडिचर्स इंक्लूड होंगे जो कि आपके डायरेक्ट प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करते हैं, लेकिन आपका इकोनॉमी अच्छे से रन करे, स्मूथली रन करे और वहाँ का मतलब सेफ फंक्शनिंग हो, इसलिए आप उसको यूज़ करते हैं। मतलब ऐसे खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पर कोई भी प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है, कोई फर्दर इनकम नहीं जनरेट हो रहा, लेकिन ये एक्सपेंडिचर भी हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आपका हो जाएगा एग्जाम्पल डिफेंस। डिफेंस में भी खर्चा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ हमारे पीछे पड़ी हैं, कभी भी हमला कर सकती हैं। ठीक है, तो आर्मी वगैरह पर अगर खर्चा नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन, कितने सारे रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज़ वगैरह इंप्लीमेंट करने होते हैं, तो उससे रिलेटेड खर्चा। और इंटरेस्ट पेमेंट, जहाँ जहाँ से भी हम लोगों ने बोरो किया है, अगर हम लोग उनका इंटरेस्ट पेमेंट टाइम टू टाइम नहीं करेंगे तो वो कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री या फिर वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने मान लीजिए हम लोगों को लोन दिया है और उसके अगेंस्ट में अगर हम उनको इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे हैं तो फिर वर्ल्ड बैंक आगे चल करके हमें लोन नहीं प्रोवाइड करेगी, प्लस हमारा जो स्टेटस है बाकी के कंट्रीज़ के सामने वो भी लो हो सकता है। ठीक है, इसलिए टाइम टू टाइम ये सब पेमेंट करनी पड़ती है और इसलिए आपका जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है वो एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, ये दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका प्लान वर्सेस नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिसको आप प्लान नहीं करते हो और कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिसके लिए आप पहले से प्लानिंग करते हो।
हालांकि अब हमारा टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है कि हम लोग हर एक चीज़ के लिए एक्सपेंडिचर को पहले से प्लान कर लेते हैं, और प्लस कोई भी क्राइसिस भी होने वाली होती है तो उसको भी हम लोग पहले भाप लेते हैं कि मान लीजिए जैसे कोई अर्थक्वेक आने वाला हो या कोई सुनामी आने वाले हो, तो वेदर फोरकास्टिंग वगैरह के हेल्प से पहले से सब कुछ प्लान कर लिया जाता है। ठीक है, हालांकि ये इतना अब मतलब ट्रेंड में नहीं है, ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, पहले यूज़ किया जाता था। रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब गवर्नमेंट कोई स्पेंड करती है, गवर्नमेंट जब भी कुछ खर्चा करती है, किस लिए? पर्पस अदर देन द क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट। जब गवर्नमेंट कुछ ऐसा खर्चा करती है जिसमें कोई फिजिकल या फिर फाइनेंशियल एसेट नहीं बनता है, वो क्या किया जाता है? उसको बस डे टू डे ऑपरेशनल नीड्स के लिए उसको वो खर्चा किया जाता है। ठीक है, मतलब डेली के एक्सपेंसेस पे जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो सारा का सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होता है। ठीक है, एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे सैलरीज हो गई, पेंशन हो गया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, जो भी सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड की जा रही है, जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट किया जा रहा है, ये सारा का सारा आपका किस में इंक्लूड हो जाएगा? ये सारा का सारा इंक्लूड हो जाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट रेफर्स टू द मनी स्पेंट टू क्रिएट असेट और टू रिड्यूस द गवर्नमेंट्स लायबिलिटीज। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहला क्या कि टू क्रिएट असेट, मतलब असेट को आप क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, एसेट को इंक्रीज कर रहे हो और लायबिलिटी को डिक्रीज कर रहे हो। ठीक है, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? वो किस में काउंट हो जाएगा? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट हो जाएगा। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे जो भी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स है उस पर जब कुछ खर्चा कर रहे हो तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे बिल्डिंग, हाईवेज एंड लोन का रीपेमेंट। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तो हम लोग बस इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे थे, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम लोग क्या कर रहे हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम लोग डायरेक्ट लोन का रीपेमेंट ही कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक जो भी एक्सपेंडिचर करती है, पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो इफेक्ट हम लोग को देखना है वो किस पे देखना है? प्रोडक्शन पे। तो गवर्नमेंट जैसे कोई भी खर्चा करती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई भी खर्चा, या फिर पावर जनरेशन से रिलेटेड कोई भी खर्चा, या फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज से रिलेटेड कोई भी खर्चा, तो इससे क्या होता है? इससे प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इससे क्या होता है? इससे प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो हम लोग इफेक्ट्स ही तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन में क्या होता है? प्रोडक्शन इंक्रीज होता है अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होगी। ठीक है, इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, अब डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? पब्लिक एक्सपेंडिचर हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इनकम इनइक्वालिटी थ्रू, अब अगर गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो फिर इनकम इनइक्वालिटी कम हो जाएगी। कैसे कम होगी? क्योंकि सब्सिडीज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, कई सारे सोशल वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड करती है, और इवन कई सारे पॉवर्टी प्रोग्राम्स भी कराती है, जिससे कि लोगों को पता चले कि उनके पास उनके क्या क्या राइट्स हैं और कौन कौन से स्कीम्स उनके लिए गवर्नमेंट लेके आ रही है, और उनको सारे स्कीम्स और सभी चीज़ों के बारे में अवेयर कराया जा सके। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें बहुत सिंपल सा है, अगर रिसेशन होगा, ठीक है, जैसे दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, एक रिसेशन हो जाएगा, एक आपका इन्फ्लेशन हो जाएगा। जब रिसेशन होता है तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज कर देगी। रिसेशन का मतलब आप समझ लीजिए मंदी, मतलब मार्केट में अब पैसा नहीं है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट अब क्या करेगी? गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज कर देगी, गवर्नमेंट अब खर्चा बढ़ा देगी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है? ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के टाइम पर गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट स्पेंडिंग को रिड्यूस कर देगी, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी पैसा है, तो गवर्नमेंट अगर और खर्चा करेगी तो उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन का जो रेट है वो और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इकोनॉमी के स्टेबलाइजेशन में, मतलब इस इकोनॉमी को प्रॉपर स्टेबल करने के लिए जब रिसेशन होता है तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज कर देती है, और जब इन्फ्लेशन होता है तब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को रिड्यूस कर देती है। ठीक है, जैसे कि आपका एग्जांपल हो जाएगा ड्यूरिंग कोविड-19 के टाइम पे क्या हो रहा था? गवर्नमेंट इंक्रीज स्पेंडिंग टू सपोर्ट द इकोनॉमी। अब क्योंकि कोविड-19 के टाइम पर कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था, मार्केट में काम बंद हो गया था, प्रोडक्शन बंद हो गया था, तो ऐसे टाइम पर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज कर दी थी, जिससे कि इकोनॉमी स्टेबल रहे। ठीक है, तो इसी के साथ साथ आपका ये जो पॉइंट है, क्या? इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसमें तीन चीज़ें हम लोगों ने मेंशन की, इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन, इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी।
ठीक है, ये तीनों कंप्लीट करते ही हमारा सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे हमारा थर्ड यूनिट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब हमारा यूनिट 3, और यूनिट 3 में हम लोग देखने वाले हैं कंसेप्ट्स रिलेटेड टू पब्लिक रेवेन्यू। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पब्लिक का मतलब यहाँ पर आपका गवर्नमेंट से है, ठीक है, गवर्नमेंट से है, और रेवेन्यू का मतलब जो भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होती है, मतलब जो जो भी सोर्सेज होते हैं यहाँ पर, उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सोर्सेज के नाम पर, ठीक है, किसके नाम पर, सोर्सेज के नाम पर जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू का सोर्सेज हैं वहाँ पर आपके दो इंक्लूडेड हैं, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया। एक तो पहला आपका टैक्स सोर्सेज हो जाएंगे, और दूसरा हो जाएगा नॉन टैक्स। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या बोलता है। डेफिनेशन बोलता है पब्लिक रेवेन्यू रिफर्स टू द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की इनकम होती है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। वेरियस सोर्सेज में यही आपके ये इंक्लूड जाएगा। ठीक है, वेरियस सोर्सेज में आपके टैक्स और नॉन टैक्स दोनों इंक्लूड जाएंगे। टू मीट द पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करने के लिए इनकम की नीड होती है। अब ये इनकम कहाँ से जनरेट होगी, ये इनकम जनरेट होगी इन दो सोर्सेज से, यानी कि आपका टैक्सेबल सोर्सेज एंड नॉन टैक्सेबल सोर्सेज। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पब्लिक रेवेन्यू का मतलब होता है गवर्नमेंट जहाँ से भी, मतलब गवर्नमेंट के जो जो भी सोर्सेज होते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, वो सब पब्लिक रेवेन्यू में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, इट इज़ द मनी कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, जो भी अमाउंट ऑफ मनी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो आपका इसमें इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, जी हाँ, जैसे जीएसटी से गवर्नमेंट कलेक्ट करती है मनी, जीएसटी के टर्म्स में, इनकम टैक्स के टर्म्स में जो कि आपका एक डायरेक्ट टैक्स है, फीस, फाइन्स, ये सब आपका नॉन टैक्स सोर्सेज में इंक्लूड जाएंगे, और जीएसटी आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो ये सभी आपके पब्लिक रेवेन्यू का पार्ट बनेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो अभी हम लोगों ने क्या देख लिया, हम लोगों ने देख लिया पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है और पब्लिक रेवेन्यू के कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से मेन सोर्सेज हैं। जैसा कि अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि मेन सोर्सेज कौन कौन से हैं, आपके टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो सबसे पहले देख लेते हैं टैक्स रेवेन्यू क्या बोलता है। रेवेन्यू कलेक्टेड थ्रू कंपल्सरी पेमेंट। कंपल्सरी पेमेंट मतलब ऐसा पेमेंट जो कि इंडिया के, ठीक है, इंडियन सिटीजन्स को पे करना ही करना है। आप डिनाई नहीं कर सकते कि मैं नहीं पे करूंगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट इंपोज करती है कि आपको इतना अमाउंट इन टर्म्स ऑफ टैक्स गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है, और फिर ये कलेक्टेड अमाउंट से ही गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी। ठीक है, तो सबसे पहला आपका यहाँ पर एग्जांपल हो जाएगा इनकम टैक्स, जो कि आपका एक डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका एक एग्जांपल हो जाएगा जीएसटी, जो कि आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, फिर उसके बाद कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सब भी आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस में इंक्लूड होते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टैक्स रेवेन्यू में ये सब चीज़ें इंक्लूड होती है। ठीक है, याद रखिएगा कि टैक्स रेवेन्यू में क्या होता है, इसमें कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता है। ऐसा नहीं होता कि आपने टैक्स पे किया तो फिर उसके अगेंस्ट में जो भी सर्विस होगी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी वो आ करके आपके घर पे प्रोवाइड करके जाएगी। जी नहीं, जैसे हम लोग अगर 10,000, मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर ए अगर 10,000 पे करता है इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, तो इनकम टैक्स के अगेंस्ट में जो उसने 10,000 पे किया, 10,000 की सर्विसेज नहीं मिलेगी, बल्कि उसको देखने को मिलेगा कि उसके कंट्री में वहाँ पर रोड्स बिल्ड हो रही हैं, ठीक है, वहाँ पर हाईवेज बिल्ड हो रहे हैं, वहाँ पर रेलवे के बारे में सोचा जा रहा है, मतलब कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये सब चेंजेस उसको देखने को मिलेगा। ठीक है, अलग से स्पेसिफिकली डायरेक्ट रिटर्न नहीं मिलता है टैक्स रेवेन्यू में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और हमारा नेक्स्ट सोर्स हो जाएगा आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या सीन है, मतलब जो ऐसे जो भी इनकम जो कि जनरेट होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के पास जहाँ जहाँ से भी इनकम आता है टैक्स को छोड़ करके, टैक्स के अलावा जहाँ जहाँ से भी इनकम आता है वो सारे के सारे आपके इंक्लूड हो जाते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू में। ठीक है, पहला जैसे आपका एग्जांपल हो जाएगा फीस, कोई फीस आपने पे की जो कि गवर्नमेंट को जा रही है, कोई आपने गलती की जिसके अगेंस्ट में आपके ऊपर फाइन लग गया, इंटरेस्ट रिसीट्स, मान लीजिए आपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से अगर लोन ले रखा है तो फिर वहाँ पर जो भी आप इंटरेस्ट पे करेंगे वो सब चीज़ें, प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज जो भी होते हैं उनका जो भी प्रॉफिट होता है वो सब का सब इसमें इंक्लूड होता है, और लाइसेंस का फ़ी अगर आपने कुछ पे किया है तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है, ये आपका वॉलंटरी है, मतलब आप चाहे तो पे करो चाहे तो ना पे करो, या फिर सर्विस बेस्ड है, अगर आपने सर्विस यूज़ की है तो आपको पे करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है, अभी जैसे टैक्स रेवेन्यू में क्या होता है कि आपको वहाँ टैक्स पे करना ही करना है। ठीक है, वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन नॉन टैक्स में
आपके ऊपर है। अगर आप सारे रूल्स सुनिए, अगर आप अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो आपको फाइन्स, ठीक है, फाइन्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगर आप किसी पर्टिकुलर सर्विस को अवेल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको कोई फ़ाइन वगैरह मतलब फ़ीस वगैरह पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देख लिया कि टैक्स रेवेन्यू के मतलब पब्लिक रेवेन्यू के दो सोर्सेज होते हैं। पहला है आपका टैक्स रेवेन्यू, दूसरा है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं टैक्सेस के टाइप्स। ठीक है, दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जिसका बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो। अगर मिस्टर ए के ऊपर बर्डन आया है टैक्स के पे करने का कितना 10K यानी कि 10,000, तो वो इसको शिफ्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि आपका डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन होता है वो शिफ्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आप किसी और पर्सन पे इसको शिफ्ट नहीं कर सकते हो, ये आपको खुद से ही पे करना पड़ेगा क्योंकि आपके ऊपर इसका बर्डन आया है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल हो जाएगा वही आपका जैसे इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स यानी कि कंपनी को जो टैक्स पे करना पड़ता है वो हो गया। तो ये सब चीज़ें आपके इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, फीचर्स देख लेते हैं कि ये जो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है ये आपका प्रोग्रेसिव इन नेचर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रोग्रेसिव इन नेचर। अब प्रोग्रेसिव का यहाँ क्या मीनिंग है वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा। बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे, मतलब आप जितना पे करने के लिए एबल हो आपको उतना ही पे करना होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्लैब्स बने होते हैं, इनकम स्लैब्स, उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ता है। हेल्प्स टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी, अगर आप टैक्सेस का पेमेंट करेंगे अच्छे से तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट उससे अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी जिसके हेल्प से सभी को फायदा मिलेगा। फिर ठीक है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स आपका मतलब इसका बर्डन आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट टैक्स में आप बर्डन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आपके ऊपर बर्डन आया है तो पेमेंट भी फिर आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपका जो सेकेंड पॉइंट है वो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड। इसमें क्या होता है कि इसमें आप जैसे मान लीजिए इसमें जो बर्डन है टैक्स का वो शिफ्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, किसी दूसरे पर्सन पे आप बर्डन को शिफ्ट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा इसका। पेड बाय वन पर्सन बट बॉर्न बाय अनदर। ठीक है, मतलब इसका पेमेंट कोई और करता है और इसका बर्डन किसी और पे आता है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा। जैसे कि जीएसटी, अभी मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट गए, वहां पर आपने खाना खाया, वहां की सर्विसेज अवेल की और उसके अगेंस्ट में आपने पेमेंट किया। जब आप पेमेंट करते हो वहां पर आपको CGST SGST दोनों ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी आप वहां पर पेमेंट कर रहे हो, अब क्योंकि वो बर्डन आपके ऊपर आया, ठीक है, तो आपने पे किया, लेकिन अब आपने रेस्टोरेंट को पे किया। अब रेस्टोरेंट का जो ओनर है वो जब टैक्स फाइल करेगा तो फिर वो गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जो रेस्टोरेंट का ओनर है उसने क्या किया, टैक्स का बर्डन आपके साइड शिफ्ट कर दिया और अल्टीमेटली पे किसको करना पड़ा, आपको। ठीक है, तो याद रखिएगा इनडायरेक्ट टैक्स में शिफ्ट कर सकते हैं टैक्स के बर्डन को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और क्या एग्जांपल हो जाएगा, जैसे आपका कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सब भी आपके इनडायरेक्ट टैक्स में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पर अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स में जो आपका पहला पॉइंट है वो क्या है, इंक्लूडेड इन प्राइस। जब भी आप कोई चीज परचेज करते हो तो वहां पर आपको प्राइस में ये आपको इंक्लूड होता हुआ दिखेगा, मतलब आपके प्राइस में ही इसको इंक्लूड कर दिया जाएगा। इजी टू कलेक्ट होता है क्योंकि रेस्टोरेंट ओनर ने क्या किया, आपसे चार्ज कर लिया। रिग्रेसिव टेंडेंसी, मतलब ये अभी हमने जैसे प्रोग्रेसिव के लिए ऊपर बोला था, यहाँ पर रिग्रेसिव टेंडेंसी लिखा हुआ है, तो रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव दोनों हम लोग नीचे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। और जीएसटी आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ध्यान रखिएगा। जीएसटी आपका एक ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि सब्ज्यूम किया गया है 17 टैक्सेस को मिला करके। मतलब ये जो जीएसटी है ये 17 टैक्सेस को मिला करके बना है। ठीक है, यहाँ पर आपके जो डायरेक्ट टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स कितने हैं, 8 टैक्सेस, और यहाँ पर जो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो हैं आपके 9। ठीक है, तो मतलब जब आप 8 डायरेक्ट टैक्सेस को और 9 इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ज्यूम किए तब जाकर के आपका जीएसटी बना। तो ध्यान रखिएगा कि जीएसटी आपके 17 टैक्सेस को मिला करके बना है। ठीक है, जिसमें से 8 आपके डायरेक्ट टैक्स है और 9 आपके इनडायरेक्ट टैक्स है।
अब हम लोग देखेंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का डिफरेंस। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में जो बर्डन होता है उसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनडायरेक्ट टैक्स में आप बर्डन को शिफ्ट कर सकते हो किसी और पर्सन पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो इम्पैक्ट होता है वो किस पे होता है, इनकम पर इम्पैक्ट होता है। मतलब अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो डायरेक्ट टैक्स आप मतलब इंक्रीज होगा। और इनडायरेक्ट टैक्स का क्या सीन है, अगर आप खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। और डायरेक्ट टैक्स का एक आपका बहुत सबसे बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा आपका इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में आपका एग्जांपल हो जाएगा जीएसटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को देखना है क्या, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल एंड रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम से रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक करके हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स का क्या मतलब होता है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम का मतलब होता है जब आपके इनकम के इंक्रीज होने पर टैक्स का रेट इंक्रीज होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, ठीक है। तो इसमें मेनली आपको यही ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पर जो टैक्स का रेट है वो भी आपका हाई होता चला जाएगा, ठीक है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है क्या, इनकम टैक्स स्लैब्स। इनकम टैक्स का पेमेंट करने के लिए प्रॉपरली स्लैब्स बने हुए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है तो आपको पता होना चाहिए क्या स्लैब चल रहा है अभी, ठीक है। 2026 में अभी हम लोग हैं और 2026-27 का क्या इनकम टैक्स स्लैब है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या करता है, ये इक्वालिटी प्रमोट करता है। मतलब कि ये इक्वालिटी इस टर्म्स में प्रमोट करता है कि अगर आपका इनकम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा टैक्स पे करिए। जब आप ज़्यादा टैक्स पे करेंगे तो ऐसे लोगों को फ़ायदा मिल सकता है उस टैक्स के अमाउंट से जो लोग गरीब हैं और जो लोग बेसिक नेसेसिटीज़ भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये था आपका क्या, ये था आपका प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। अब हम लोग को देखना है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, सेम टैक्स रेट फॉर ऑल इनकम लेवल्स, यानी कि आपकी इनकम चाहे 10,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख हो या 10 करोड़ हो या फिर 50 करोड़ हो, आपके लिए एक ही टैक्स रेट रहेगा। तो ऐसा नॉर्मली ये होता नहीं है, ये बस एक आपको समझाने के लिए यहाँ पर हमने इंक्लूड कर दिया, लेकिन आपको रियल लाइफ में ये चीज़ देखने को मिलेगी नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। फिर उसके बाद है आपका रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, जैसे कि आपका जीएसटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, टैक्स रेट इफेक्टिवली डिक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम में जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपका जो रिग्रेसिव टैक्स के अकॉर्डिंग है वैसे वैसे टैक्स रेट यहाँ पर डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो बर्डन होता है वो मेनली पुअर्स पे आता है, ठीक है। जब भी जैसे हम लोग कुछ भी पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जैसे जीएसटी का जो पेमेंट करना होता है, जिनकी इनकम ज़्यादा है उनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिनकी इनकम कम है उनके लिए ये बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम में क्या होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी टैक्स रेट का बर्डन आपके लिए कम होता चला जाएगा, ठीक है। इसका बर्डन हैवी होता है किसके ऊपर, पुअर्स के ऊपर। एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, indirect taxes like GST on essential goods often cited in theory, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये गरीबों के लिए बहुत बड़ा बर्डन है, मतलब उनके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन पड़ जाता है, और यह जीएसटी आपका इसका एक एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक कोई कंपैरिजन चार्ट भी मेंशन किया है, एक बार पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, ये आपका इंक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। प्रोपोर्शनल में क्या होता है, ये आपका कांस्टेंट रहता है, और रिग्रेसिव में क्या होता है, ये आपका डिक्रीज होने लगता है, बर्डन इसका डिक्रीज होने लगता है। ये सब किसके टर्म्स में है, ये आपका इनकम के टर्म्स में है। मतलब अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो टैक्स का बर्डन इंक्रीज होगा प्रोग्रेसिव में, ठीक है। अगर आपकी इनकम कांस्टेंट रहेगी तो प्रोपोर्शनल में आपका टैक्स रेट कांस्टेंट रहेगा। और रिग्रेसिव में क्या सीन है, रिग्रेसिव में अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो यहाँ पर आपका टैक्स का बर्डन कम होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल एंड रिग्रेसिव। अब हम लोग को देखना है वैल्यू एडेड टैक्स एंड जीएसटी, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स एंड जीएसटी। वीएटी, पहले तो कई बार मतलब ये छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वीएटी का मतलब क्या होता है, मतलब फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्या, वीएटी। तो वीएटी यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब देख लेते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स नॉर्मली क्या किया जाता है, ये प्रोडक्शन के और डिस्ट्रीब्यूशन के हर एक स्टेज पर इस पर टैक्स लगता है, ठीक है। मान लीजिए किसी प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल 5 स्टेप्स हैं, तो हर स्टेप पे
टैक्स आपको इम्पोज करना पड़ेगा, वो होता है आपका वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, मतलब जब जब आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर पर्टिकुलर सर्विस में आप कोई भी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको टैक्स इम्पोज करना पड़ेगा। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये मल्टी स्टेज टैक्स होता है और इसको जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब पहले वैल्यू एडेड टैक्स इम्पोज किया जाता था, लेकिन जब से जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ है तब से जीएसटी में ही, हमने बताया था ना आपको, जीएसटी में कई सारे टैक्सेस सब्ज्यूम हो गए हैं, मतलब इंक्लूड कर लिए गए हैं, तो आपका वैट भी इंक्लूड कर लिया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का मतलब क्या होता है, ये आपका एक इनडायरेक्ट नेचर का टैक्स होता है जिसमें आप जो भी गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई करोगे, ठीक है, उस पर वहां पर आपको जीएसटी इम्पोज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं एक बार देख लेते हैं। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, मतलब लास्ट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को जो यूज कर रहा है वही उसका पेमेंट करेगा। एलिमिनेट्स कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब कई बार ऐसा होता था पहले कि टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था। ठीक है, तो लेकिन जब से जीएसटी आया है तब से कई सारे टैक्सेस, नंबर ऑफ टैक्सेस का अमाउंट कम हो गया है, और जब नंबर ऑफ टैक्सेस का अमाउंट कम हो गया है तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा कम हो गई है, जिसकी वजह से अब टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता, बहुत ईजी हो गया वे। ठीक है, और यहाँ पर डुअल मोड होता है, मतलब आपका सीजीएसटी के साथ कभी एसजीएसटी यूज होता है तो कभी आईजीएसटी यूज होता है। ठीक है, सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक और होता है आपका यूटीजीएसटी जो कि यूनियन टेरिटरीज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया आपके वैट को, सर्विस टैक्स को, एक्साइज टैक्स को, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी को। तो ध्यान रखिएगा, जीएसटी में टोटल 17 टैक्सेस इंक्लूडेड हैं, जिसमें से 8 आपके डायरेक्ट टैक्सेस हैं एंड 9 आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीएसटी। अब हम लोग को नेक्स्ट पॉइंट देखना है, इंपैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। बहुत इजी है, समझ में आएगा आपको। इंपैक्ट का मतलब होता है पर्सन ऑन होम द टैक्स इज इनिशियली इम्पोज्ड। ठीक है, मतलब किसके ऊपर इम्पोज किया गया है, टैक्स का बर्डन पहले किसके ऊपर इम्पोज किया गया है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो पहला बर्डन है, ठीक है, पहला बर्डन है वो किसके ऊपर गया है, जिस पर्सन पे टैक्स का जो इनिशियल बर्डन है तो उसी को हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। ठीक है, फर्स्ट बर्डन, ठीक है, इनिशियल बर्डन जिसके ऊपर पड़ता है वही। ठीक है, और इंसिडेंस ऑफ टैक्स में क्या होता है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स में होता है पर्सन हु एक्चुअली बियर्स द फाइनल बर्डन, मतलब जिसके ऊपर अल्टीमेटली बर्डन आता है। ठीक है, समझ लीजिए बर्डन आया रेस्टोरेंट ओनर के ऊपर कि आपको इतना सीजीएसटी एसजीएसटी वगैरह टैक्स पे करना है, तो रेस्टोरेंट ओनर ने क्या किया, वो जो सीजीएसटी और एसजीएसटी का पेमेंट था वो उसने करवा दिया अपने कस्टमर से। ठीक है, तो यहाँ पर इंपैक्ट ऑफ टैक्स किसके ऊपर आया था, रेस्टोरेंट ओनर के पास, लेकिन उसका जब पेमेंट किया कस्टमर्स ने तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स वहां पर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं, पर्सन हु एक्चुअली बियर्स द फाइनल बर्डन। ठीक है, हमने आपको बताया था ना, इंपैक्ट ऑफ टैक्स में इनिशियल बर्डन के बारे में बात की जाती है और इंसिडेंस ऑफ टैक्स में फाइनल बर्डन के बारे में बात की जाती है। यहां पर एक एग्जांपल हमने प्रोवाइड किया है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, शॉपकीपर पेज टू गवर्नमेंट, शॉपकीपर ने गवर्नमेंट को पे किया, ये आपका एक इंपैक्ट ऑफ टैक्स है। ठीक है, और कस्टमर पेज हायर प्राइस, शॉपकीपर ने क्या किया, शॉपकीपर ने सीजीएसटी और एसजीएसटी अपने कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो जब शॉपकीपर ने कलेक्ट किया तो उसको बोलते हैं इंपैक्ट ऑफ टैक्स। अब इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब होता है जैसे ये जो टैक्स के बर्डन की वजह से जो ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है कस्टमर्स को, वही है आपका इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ठीक है, यहाँ पर एक गोल्डन रूल के मतलब याद करने के लिए हमने मेंशन कर दिया कि इंपैक्ट का मतलब होता है इनिशियल बर्डन एंड फाइनल बर्डन का मतलब यानी कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग को देखना है इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन के क्या इफेक्ट होते हैं डिफरेंट फील्ड पर। ठीक है, प्रोडक्शन का क्या सीन है, अगर टैक्सेशन बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा, प्रोडक्शन डिस्करेज होगा, क्योंकि अब आपको प्रोडक्शन के हर एक स्टेप पर ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप प्रोडक्शन करना रोक सकते हो या फिर कम कर सकते हो, आप डिस्करेज हो जाओगे प्रोडक्शन करने के लिए, ये सोच करके यार मैं जितना कमा रहा हूँ उससे ज़्यादा तो मैं टैक्स पे कर दे रहा हूँ, या फिर उसका 50% टैक्स में ही चला जा रहा है, तो मेरे सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जा रहे हैं। इससे क्या होगा, जब प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, बट मॉडरेट टैक्स में हेल्प डेवलपमेंट। ठीक है, टैक्स की वजह से प्रोडक्शन में कमी होती है, प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो थोड़े डिस्करेज हो जाते हैं, लेकिन ये जो टैक्स का अमाउंट आता है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट इसको अल्टीमेटली यूज करती है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है,
तो ये भी आपको बात ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेस हेल्प रिड्यूस इनइक्वालिटी। अब डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में क्या मतलब हेल्प करता है, रिड्यूस इनइक्वालिटी। अब गवर्नमेंट जो भी पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करती है वो सभी के लिए इक्वली अवेलेबल होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, इनइक्वालिटी खत्म होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम। अब गवर्नमेंट ने अगर मान लीजिए कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लगाया है, अब गवर्नमेंट जब कोई भी प्रोजेक्ट लगा रही है तो उससे क्या होगा कि अमीरों से कलेक्ट किया गया टैक्स का अमाउंट वो इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ वेजेस पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को भी प्रेजेंट करेगी, मतलब प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रोग्रेसिव टैक्स की हेल्प से क्या होता है, इनकम इनइक्वालिटी रिड्यूस होती है और इनकम आपका रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। इफेक्ट ऑन कंजम्पशन, कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए अगर इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा बढ़ जाता है तो नॉर्मल सी बात है हम लोग कंजम्पशन हमारा रिड्यूस कर देंगे। अगर रेस्टोरेंट ओनर बहुत ज़्यादा CGST और SGST मतलब हमसे चार्ज कर रहा है तो फिर हम रेस्टोरेंट में जाना बंद कर देंगे, हम इतना ज़्यादा पे नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इफेक्ट ऑन कंजम्पशन। अब हम लोग देखेंगे पब्लिक डेट, बहुत ही ईजी सा कंसेप्ट है, ठीक है। देखिए कई बार ऐसा होता है, ध्यान से आप लोग ये बात समझ लीजिए, देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो इनकम होता है वो हमारे एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए उतना एनफ नहीं होता है, ठीक है। मान लीजिए आपका जो इनकम है, आप एक महीने में 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन एक महीने का जो खर्चा है वो आपका 1.5 लाख रुपए का है। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 50,000 का, ये आप कहाँ से लेकर के आएंगे, ये आप लेकर के आएंगे इन टर्म्स ऑफ लोन। और जब भी गवर्नमेंट लोन लेती है अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए, क्योंकि उनके पास रेवेन्यू प्रॉपर है नहीं, तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक डेट यानी कि गवर्नमेंट डेट, ठीक है। बी यहाँ पर साइलेंट होगा, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पब्लिक डेट मीन्स बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट टू मीट द एक्सपेंडिचर, ठीक है। जब आपका रेवेन्यू इनसफिशियंट होता है तब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट तब बोरो करती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, गवर्नमेंट पब्लिक डेट को कैसे रेज करती है, पहला तो हो जाएगा ट्रेजरी बिल्स के टर्म्स में, ट्रेजरी बिल्स जब गवर्नमेंट इशू करती है, या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स जब इशू करेगी गवर्नमेंट, तो फिर वो आपका पब्लिक डेट में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अब रोल क्या है पब्लिक डेट का, तो ये देख लेते हैं। रोल नॉर्मली मतलब पब्लिक डेट नॉर्मली कब लिया जाता है, जब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे की कमी पड़ जाती है तो उसको फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, लोन लेती है, चाहे कंट्री किसी और कंट्री से ले, चाहे वर्ल्ड बैंक से ले, या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन से ले। मीट द बजट डेफिसिट, अब मान लीजिए आने वाले साल के लिए यानी कि 2026-2027 के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि आने वाले टाइम में हमारे पास जो रेवेन्यू जनरेट होगी वो होगी 35 लाख करोड़, ठीक है, और हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होकर के 50 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो ये जो 15 लाख करोड़ का जो आपको गैप दिख रहा है, ये गैप को कैसे मैनेज किया जाएगा, ये बजट का जो डेफिसिट हो रही है इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, ये मैनेज किया जाता है आपके पब्लिक डेट से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारी कंट्री में कुछ इमरजेंसी भी आ सकती है, उस टाइम पर हमारे पास अगर पैसे नहीं है तो फिर वहाँ पर गवर्नमेंट को रेज करना पड़ता है अमाउंट इन टर्म्स ऑफ टेकिंग लोन्स, ठीक है। फिर प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी को ग्रो कराने के लिए भी कई बार गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग को देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेट। पब्लिक डेट के कुछ क्लासिफिकेशन है, बहुत ईजी सा आपको समझ में आ जाएगा। इंटरनल डेट मतलब जब कंट्री अपने अंदर से, ठीक है, मतलब कंट्री अपने लोगों से ही लोन ले लेती है, लोन के फॉर्म में पैसे उठाती है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इशू कर देना, ठीक है। तो गवर्नमेंट जब भी अपनी कंट्री के विद इन द बाउंड्री ऑफ द नेशन अगर बोरो करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल डेट, और इसका जस्ट अपोजिट है आपका एक्सटर्नल डेट, मतलब बोरोड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज और इंस्टीट्यूशन। जब गवर्नमेंट क्या करती है, पैसे बोरो करती है कंट्री के बाहर से, यानी कि किसी और कंट्री से या फिर किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल डेट, ठीक है। फिर आपका एक पॉइंट है शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म वही अगर आपने जो लोन लिया है और उसका पेमेंट आपको विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर अगर पेमेंट करना है तो वो आपका शॉर्ट टर्म नेचर का हो जाएगा। अगर आपने जो लोन लिया है आपको वो पेमेंट करना है 1 साल से ज़्यादा टाइम के बाद, तो फिर वो आपका लॉन्ग टर्म में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि आपने लोन ले लिया है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, वो वापस भी तो करना पड़ेगा, मतलब रिडेम्पशन भी तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ मेथड्स है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला मेथड है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के टर्म्स में, ठीक है। पहला पॉइंट है आपका सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी एक पर्टिकुलर लोन ले लिया है तो उस लोन का रीपेमेंट करने के लिए, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट
को पे करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक सेपरेट फंड क्रिएट कर देंगे, ठीक है। और हम लोग हर टाइम इंटरवल पे, मतलब कुछ कुछ टाइम पे, हर हफ्ते या फिर हर महीने या फिर हर साल हम लोग कुछ अमाउंट उसमें उस सेपरेट फंड में हम लोग क्रेडिट करते चले जाएंगे। और लास्ट में जब हमारा वो जो अमाउंट हमने सोचा है जो हम लोग को पे करना है उतना कंप्लीट हो जाएगा, तो ये सिंकिंग फंड वाला जो हम लोग सेपरेट फंड क्रिएट किया था, इसको हम लोग उसमें से पैसे निकाल करके इसको बंद कर देंगे, ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका है कन्वर्जन। इसमें क्या होता है, जो हाई इंटरेस्ट लोन होता है उसको हम लोग, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा लोन है जिसपे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई पड़ रहा है, अब हम लोगों के लिए बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा एक लोन लेकर के जहाँ पर इंटरेस्ट हमारा कम पड़ रहा है उसको पे कर देंगे, ऐसा। तो ये होता है कन्वर्जन। फिर उसके बाद रीफंडिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इशूइंग न्यू बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट नए बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ को इशू कर देती है, सो दैट जो भी पैसा आए उससे क्या होगा, उससे उन सारे डेट्स का पेमेंट करना जो कि अभी मैच्योर हो गए हैं, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट है रीफंडिंग। फिर उसके बाद आपका है बजट सरप्लस। बजट सरप्लस में क्या है, इट हैपेंस व्हेन द गवर्नमेंट्स टोटल रेवेन्यू एक्सीड्स इट्स टोटल एक्सपेंडिचर। मान लीजिए टैक्सेस के फॉर्म्स में हम लोगों ने गवर्नमेंट को पे किया है 10 रुपीज़, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है वो सिर्फ 8 रुपए ही खर्चा कर पाई, तो ये जो 2 रुपए का एक्स्ट्रा अमाउंट गवर्नमेंट के पास बच रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं बजट सरप्लस। और यही बजट सरप्लस का यूज करके गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने लोन पे कर देगी, ठीक है, अगर पहले का कोई लोन बचा हुआ है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 4 चीज़ें हैं, ठीक है। इसको याद करने के लिए, मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन को याद करने के लिए हमने यहाँ पर एक मेमोरी ट्रिक यूज़ की है, मतलब मेमोरी ट्रिक आपके सामने रखी है, SCRB, यानी कि सिंकिंग, कन्वर्जन, रिफंडिंग एंड बजट सरप्लस। तो ध्यान रखिएगा, मेथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक डेट। अब हम लोग देखेंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग में क्या होता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब जो भी बजट में डेफिसिट हो रहा है, ठीक है, बजट में जो भी डेफिसिट हो रहा है, आप क्या करोगे, अब उसको फाइनेंस करोगे। फाइनेंस कैसे करोगे, फाइनेंस करने के लिए आप नई मनी को प्रिंट करोगे, क्योंकि प्रिंटिंग मशीन तो बिल्कुल आपकी ही है, और या फिर आप सेंट्रल बैंक से बोरो करोगे। पहले तो आप ये बात याद रखिएगा कि जो सेंट्रल बैंक है हमारी कंट्री का, यानी कि RBI, और हमारी कंट्री का जो गवर्नमेंट है, ये दोनों डिफरेंट यूनिट हैं। इन दोनों को आप सेम मत समझिएगा, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट अलग है और आपका सेंट्रल बैंक अलग है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है गवर्नमेंट के पास बजट डेफिसिट हो जाता है, मतलब बजट में कुछ कमी आ जाती है, मतलब जितना रेवेन्यू है उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे क्या करती है गवर्नमेंट, या तो नया मनी प्रिंट करेगी या फिर सेंट्रल बैंक से बोरो करेगी। अब ये क्यों किया जाता है, इसका क्या पर्पस होता है, तो पर्पस आपका यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा, जैसे आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, वॉर को फाइनेंस करने के लिए किया जाता है, या फिर कई बार ऐसा होता है मार्केट में रिसेशन आ जाता है, ठीक है, मंदी आ जाती है, तो उस मंदी को भी प्रॉपरली मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, नया मनी प्रिंट करती है या फिर RBI से पैसे ले लेती है, ठीक है। और इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, देखिए, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। पहला हो जाएगा पॉजिटिव में, जैसे ग्रोथ प्रमोट होगा, ठीक है, मतलब अगर ज़्यादा पैसे होंगे कंट्री में तो गवर्नमेंट क्या करेगी, स्पेंडिंग पर ज़्यादा ध्यान दे पाएगी, और क्योंकि ज़्यादा खर्चा होगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी, ठीक है। अब नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा प्रिंट किया जा रहा है अमाउंट, मतलब मनी जो करेंसी है हमारी, अगर वो आप ज़्यादा प्रिंट कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि मार्केट में पैसा बहुत होगा लोगों के पास खर्चा करने के लिए, जिससे कि लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, और डिमांड ज़्यादा करेंगे तो उसके प्राइसेस बढ़ेगी, और प्राइसेस के बढ़ने को ही हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन, ठीक है। इंक्रीजेस मनी सप्लाई एक्सेसिवली, वही बात है, मनी सप्लाई नेक्स्ट लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन क्या, हाइपर इन्फ्लेशन भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग आपका इन्फ्लेशनरी इन नेचर होता है। अगर आप डेफिसिट को फाइनेंस कर रहे हैं, बजट डेफिसिट को फाइनेंस कर रहे हैं, तो वहां पर आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा यूनिट 3 यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप कि आप सभी अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते जा रहे होंगे जैसे जैसे हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं, एंड अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये लास्ट यूनिट, जो है आपका यूनिट 4। यूनिट 4 में सबसे पहले जो कंसेप्ट हम लोगों को देखना है वो है आपका बजटरी डेफिसिट। आप लोगों को पता होगा कि बजट हम लोग जब भी प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, हम लोग पहले से ही सारी चीज़ें फोरकास्ट कर लेते हैं, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि आगे आने वाले साल में हमें क्या क्या चीज़ें फेस करनी होगी, या फिर हमारे कितने खर्चे होने वाले हैं, या फिर हमारा कितना
रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपने सोच रखा है, ठीक है, आपने सोच रखा है कि आप आने वाले साल में 1 लाख रुपए कमाएंगे और खर्चे जो आपके होने वाले हैं वो अराउंड 1,20,000 के होने वाले हैं, तो ठीक है, आप 1 लाख की इनकम से 1,20,000 कैसे स्पेंडिंग कर सकते हैं? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये जो आपका एक्स्ट्रा 20,000 है ये आपका बजट में डेफिसिट है, मतलब बजट में कमी होती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा बजट डेफिसिट का क्या मतलब होता है? जब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है वो एक्सीड कर जाता है। क्या कर जाता है? एक्सीड कर जाता है। किससे? गवर्नमेंट के रेवेन्यू से, किसी भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, तो फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बजट डेफिसिट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बजट डेफिसिट। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि आपका जो गवर्नमेंट का फाइनेंस है वो कितना शॉर्टफॉल हो रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर आपका कितना है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू आपके रेवेन्यू से। ठीक है, तो ध्यान रखना पड़ेगा जब आप एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को आपस में कंपेयर करते हो और वहां आपको पता चलता है कि आपका जो खर्चा है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू रेवेन्यू, तो फिर वो आपका कौन सा सिचुएशन आ जाता है? वो उसको हम लोग कहते हैं बजटरी डेफिसिट। अब ये जो बजटरी डेफिसिट है ये आपके दो टाइप्स के हैं। ठीक है, पहला है आपका रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है? देखिए, रेवेन्यू डेफिसिट का आप सबसे पहले तो फॉर्मूला याद रखिए। रेवेन्यू डेफिसिट अगर आपको कैलकुलेट करना है, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला बताइए, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको? बस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट्स को माइनस कर दीजिए, आपके सामने रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है जब आप अपने करंट एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप अगर अपने करंट इनकम से करंट एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर पा रहे हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट। ध्यान रखिएगा, इफ यू आर नॉट एबल टू मीट योर करंट एक्सपेंसेस फ्रॉम योर करंट इनकम, दैट यू आर इन रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट इसको कहते हैं। एक एग्जांपल हमने यहाँ मेंशन किया है कि मान लीजिए आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 1000 करोड़ है, लेकिन आपका जो रेवेन्यू इनकम है, मतलब रिसीट्स है, जो आपके पास पैसे रिसीव हो रहे हैं, वो है सिर्फ 800 करोड़। तो ये जो 200 करोड़ का जो गैप बन रहा है, जो गैप आपको दिख रहा है, ये आपका है रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो 1000 करोड़ आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए, रेवेन्यू रिसीट्स हो गए आपके 800, तो ये जो गैप है यही आपका रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। फिर उसके बाद है आपका फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट भी और इजी है। इसमें क्या करना होता है? बस आपको जितना भी आपका टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें से आपको सारे के सारे रिसीट्स को माइनस कर देना है। मतलब जो भी रिसीट्स आपको मतलब रेवेन्यू जनरेट हो रही है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, बस वो डेट वाला नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपको रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स को ऐड कर देना है और फिर उसके बाद आपको टोटल एक्सपेंडिचर में से उसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो जैसे आप ये कर दोगे वैसे आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा? फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, इट शोज दैट द टोटल बोरोइंग रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए अभी कितना बोरो करना है। ठीक है, मतलब कितना लोन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, यहां पर एक और चीज मेंशन की गई है, वही सेम चीज है। फिस्कल डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है? कि हाउ मच गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो, मतलब अभी गवर्नमेंट को और कितना बोरो करने की जरूरत है, ये हम लोग को कौन बताता है? फिस्कल डेफिसिट बताता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अगर आप फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। तो ये सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इसका फॉर्मूला बताइए। ठीक है, तो यहां पर क्या बताता है? ये शो करता है करंट ईयर का जो बोरोइंग बर्डन है वो कितना है, और इसमें से आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा क्या? डेट इंटरेस्ट। जो भी लास्ट ईयर का डेट इंटरेस्ट है वो आपको एक्सक्लूड करना है, यानी कि उसको माइनस करना है, तो फिर आपका करंट ईयर का बोरोइंग बर्डन मिल जाएगा। तो प्राइमरी डेफिसिट को कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देना है। ठीक है, अब यहां पर एक क्विक कंपैरिजन चार्ट है, उसको देख लेते हैं, बहुत इजीली समझ में आएगा। रेवेन्यू डेफिसिट क्या शो करता है? ये शो करता है कि करंट ईयर में इनकम गैप कितना है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट क्या शो करता है? फिस्कल डेफिसिट शो करता है कि कितनी टोटल बोरोइंग की नीड है।
ठीक है, मतलब कितनी बोरोइंग की नीड है आपको, मतलब गवर्नमेंट को अभी और कितना बोरो करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है फ्रेश बोरोइंग बर्डन, इसका मतलब अभी हम लोगों के ऊपर करंट ईयर में कितना बर्डन है, ठीक है, मतलब लास्ट ईयर का जो डेट इंटरेस्ट होता है वो इस पर इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये चार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनेंशियल फेडरलिज्म इन इंडिया, इसका मतलब होता है जैसे जब आप फाइनेंशियल पावर्स को या फिर रिसोर्सेज को, मान लीजिए इंडिया के पास अगर 2 यूनिट्स में देख लेते हैं, 2 यूनिट्स फाइनेंशियल पावर्स हैं और 2 यूनिट्स रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 4। अब ये 4 को आपको डिवाइड करना है 2 पार्टीज के बीच में, एक है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एक है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और एक है आपका स्टेट गवर्नमेंट। अब आप कैसे डिवाइड करोगे वो आप लोगों को देखना है, मतलब ये जो डिवीजन का पार्ट होता है इसी को हम लोग फाइनेंशियल फेडरलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि फाइनेंशियल पावर्स और रिसोर्सेज को डिवाइड किया जा रहा है सेंटर्स और स्टेट्स के बीच में एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल फेडरलिज्म, ठीक है। इंडिया एक आपका फेडरल फाइनेंशियल सिस्टम है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, मतलब यहाँ पर मेंशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। फाइनेंशियल फेडरलिज्म से रिलेटेड एस्पेक्ट्स आपको 7th शेड्यूल में देखने को मिलेगी। एंड इनफैक्ट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट को डिफाइन किया गया है। यूनियन लिस्ट मतलब ऐसी एक्टिविटीज़, ठीक है, एक्टिविटीज़ ऐसी, ठीक है, हमने यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, ठीक है। और स्टेट लिस्ट में ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, यहाँ पर CG यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही यहाँ पर इंटरफेयर करती है इन फील्ड्स में, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है, स्टेट लिस्ट आपका स्टेट गवर्नमेंट के लिए होता है, और कॉन्करेंट लिस्ट आपका दोनों के लिए होता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं इसके, ऑब्जेक्टिव होता है जैसे रीजनल डेवलपमेंट को बैलेंस रखने के लिए इसको किया जाता है, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, मतलब हर स्टेट्स के पास कुछ फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए सो दैट वो अपने स्टेट्स पर्टिकुलर जो भी एरिया उनको डिफाइन किया गया है उसके डेवलपमेंट पे काम कर सके। एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है, हर स्टेट को सही अमाउंट में फंडिंग मिल सके, इसका भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स इसके यही सब है, ठीक है। याद रखिएगा कि सेंटर और स्टेट्स दोनों के पास टैक्सेशन पावर्स होती हैं इसमें, ठीक है, मतलब दोनों ही टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब देख लेते हैं फाइनेंस कमीशन, ठीक है, क्या फाइनेंस कमीशन क्या होता है। फाइनेंस कमीशन आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि रिकमेंड करता है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी जैसे ऊपर हम लोगों ने देख लिया ना कि पावर्स, रिसोर्सेज और पावर्स वगैरह को डिवाइड करना होता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फाइनेंस कमीशन हम लोगों को बताता है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में। क्या चीज़, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। मान लीजिए अगर 10 रुपये है, ठीक है, 10 रुपये कलेक्ट हुआ है, तो अब स्टेट गवर्नमेंट कितना ले जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट कितना ले जाएगी, ये कौन डिफाइन करेगा, ये डिफाइन करेगा फाइनेंस कमीशन, मतलब काइंड ऑफ सजेशन प्रोवाइड करता है, रिकमेंड करता है, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो आपका फाइनेंस कमीशन है ये आर्टिकल 280 में मेंशन किया गया है, ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है आपके लिए, ठीक है। कंपोजिशन मतलब यहाँ पर आपको कौन कौन देखने को मिलेगा, पहले तो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे चेयरमैन, और फिर उसके बाद 4 मेंबर्स देखने को मिलेंगे। टोटल 5 लोग यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। और ये जो 4 मेंबर्स हैं ये कौन अपॉइंट करता है, ये प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं उनको, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर आपको 5 लोग देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक आपका चेयरमैन और 4 आपके ऐसे मेंबर्स हैं जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। क्या क्या इसके फंक्शंस हो सकते हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये रिकमेंड करता है कि टैक्स रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, जो भी टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको उसमें से कितना पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी और कितना पार्ट स्टेट गवर्नमेंट ले जाएगी, वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। सजेस्ट करता है कि कौन से पर्टिकुलर स्टेट को कितना ग्रांट मिलना चाहिए, कितनी फंडिंग मिलनी चाहिए। इम्प्रूव्स फाइनेंशियल रिलेशन मतलब ऐसी कोई डिस्प्यूट्स ना हो जाए फाइनेंस से रिलेटेड, तो फाइनेंशियल रिलेशन को इम्प्रूव करने का भी काम करती है। एडवाइस ऑन फिस्कल मैटर्स मतलब जितना भी चाहे एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू हो, गवर्नमेंट का जो भी एक्सपेंडिचर रेवेन्यू है उससे रिलेटेड जो भी मैटर होता है उस पर एडवाइस भी प्रोवाइड करती है, ठीक है।
अब हम लोग को देखना है यहाँ पर कि अभी जो करंट फाइनेंस कमीशन चल रहा है वो आपका 16th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 16th फाइनेंस कमीशन, और ये डिफाइन किया गया था 2023 के एंड में, 2023 के एंड में यानी कि दिसंबर 31 2023 के एंड में, ठीक है। और अभी जो चेयरमैन है वो कौन है, वो है आपके डॉक्टर अरविंद पनागरिया, ठीक है। ये आपके अभी के चेयरमैन है और ये चेयरमैनशिप पे कब से कब तक रहेंगे, ये आपके अप्रैल 1 2026 से लेकर के मार्च 31 2031 तक रहेंगे, ठीक है, एज चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन। यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन की गई है कि कमीशन क्या क्या चीज़ें रिकमेंड करती है, क्या क्या चीज़ों पे एम करती है। देखो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये फिस्कल इम्बैलेंसेस को मेंटेन करती है, मतलब कम करने की कोशिश करती है यूनियन और स्टेट्स के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ये प्रमोट करता है इंटर स्टेट इक्वालिटी को, फिर अलाइन करता है पब्लिक फाइनेंसेस को विद इंडियाज डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़, ठीक है। मतलब इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है फाइनेंस कमीशन में। तो आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी जो करंट फाइनेंस कमीशन चल रहा है वो 16th फाइनेंस कमीशन है और उसके जो चेयरमैन अब होंगे यानी कि अप्रैल 1 से ही जो भी चेयरमैन है वो होंगे आपके डॉक्टर अरविंद पनागरिया, ठीक है। अब हम लोग को देखना है बजटरी प्रोसीजर। बजटरी प्रोसीजर मतलब जब बजट बनता है तो उसको नॉर्मली क्या प्रोसेस होता है, तो वो हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो बजटरी प्रोसीजर को अगर आपको समझना है तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, PPPI, यानी कि सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं आप, फिर उसके बाद आप प्रेजेंट करते हैं, फिर उसके बाद आप उसको पास करते हैं, फिर लास्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। किसके बारे में बात हो रही है, ये यूनियन बजट यानी कि सेंट्रल बजट के बारे में बात हो रही है। अब एक एक करके हम लोग इसके स्टेजेस के बारे में देख लेते हैं। बहुत छोटा छोटा पॉइंट्स हमने यहाँ पे मेंशन किया सो दैट आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये एक वन शॉट लेक्चर है तो यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट को ओवरव्यू कर रहे हैं, जल्दी जल्दी ऊपर से लेके चल रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो आप इस चैनल के यानी कि द कॉमर्स शो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर पब्लिक फाइनेंस नाम का आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा और उस प्लेलिस्ट में सेपरेट वीडियोस, सेपरेट लेक्चर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो पहला स्टेज है आपका प्रिपरेशन बजट। इसमें क्या होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा किया जाता है, मतलब बजट को प्रिपेयर किया जाता है कि कितना खर्चा होने वाला है, कितना नहीं खर्चा होने वाला है, कहाँ कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा, कहाँ कहाँ से हम लोग को कब लोन लेना पड़ेगा, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कौन कौन से डिपार्टमेंट को कितना पैसा देना है, एलोकेट कहाँ कहाँ करना है रिसोर्सेज को, ये सब चीज़ें कौन देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सबसे पहले देखेगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, बजट का प्रिपरेशन किया जाएगा, मतलब उसको प्रिपरेशन तो हो गया, प्रेजेंट किया जाएगा बजट को पार्लियामेंट में, ठीक है। नॉर्मली 1 Feb को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। अभी जैसे आपको पता ही है, अभी जब प्रेजेंट होना था तो ये संडे को हुआ था इस बार, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, पार्लियामेंट में बजट को प्रेजेंट किया गया, फिर उसके बाद डिस्कशन एंड वोटिंग होगी। जैसे उसमें कई सारे क्लॉजेस और कई सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिस पे कुछ लोग एग्री करते हैं एंड कुछ लोग एग्री नहीं करते हैं, तो जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड डिबेट्स होती हैं, फिर उससे रिलेटेड वोटिंग भी की जाती है सो दैट सभी की सहमति मिल जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाता है पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल। अब जो भी कट पेट के मान लीजिए 100 क्लॉजेस अगर बने हैं तो 100 में से मान लीजिए 10 क्लॉजेस लोगों को नहीं पसंद आए, वहाँ के जो MPs MLA हैं उन्होंने कटवा दिए, तो टोटल 90 क्लॉजेस अगर बचे हैं तो अब उसका मतलब उसको अब पास कराया जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट में क्या होगा, एग्जीक्यूशन ऑफ बजट। अब क्योंकि बजट प्रॉपरली अब एकदम फिक्स हो गया है, अब उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया, ठीक है। अब उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा यानी कि इम्प्लीमेंटेशन बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा टोटल 5 स्टेप्स है। पहला क्या है, प्रिपरेशन ऑफ बजट, बजट का प्रिपरेशन, फिर इसके बाद है बजट को प्रेजेंट करना पड़ेगा पार्लियामेंट में, फिर उसके बाद जितने भी क्लॉजेस हैं उसमें क्या करना पड़ेगा, उस पर डिस्कशंस होगी, उस पर वोटिंग चेक की जाएगी कितने लोग सहमत है कितने लोग सहमत नहीं है, फिर उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल को पास किया जाएगा और फिर लास्ट में बजट को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्या, बजट। अब हम लोग को देखना है फाइनेंशियल कंट्रोल इन इंडिया। देखिए फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब यहां पर है कि गवर्नमेंट जो भी इनकम रिसीव की है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस और नॉन टैक्सेस, क्या वो उसको सही से यूटिलाइज कर रही है या नहीं कर रही है, मतलब सही जगह पे खर्चा कर रही है कि नहीं, उसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल, ठीक है। तो फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब क्या है, मैकेनिज्म टू इंश्योर गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी प्रॉपरली एंड लीगली। मतलब ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें इंश्योर किया जाता है कि गवर्नमेंट जो भी खर्चा कर रही है वो सही से कर रही है और लीगली कर रही है यानी, ठीक है, ऐसा। अब यहाँ पर कौन कौन से मतलब कौन कौन रोल प्ले करता है जो एजेंसी यहाँ पर फाइनेंशियल कंट्रोल का काम करती है, तो पहला है आपका पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या करती है, ये कंट्रोल करती है बजट अप्रूवल के थ्रू,
मतलब बजट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं की गई हैं, उसके थ्रू। क्वेश्चन आर, इसमें क्या होता है कि जो भी बजट प्रोवाइड किया जाता है उससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, हर एक एस्पेक्ट्स को, हर एक क्लॉजेस को अच्छे से चेक किया जाता है कि कौन सा कितना इंडियन सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है, इंडियन सोसाइटी के वेलफेयर के लिए नहीं है, कौन सा प्रॉफिट मोटिव के लिए है, कौन सा वेलफेयर मोटिव के लिए, ये सब चीज़ें। फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, मतलब सारे के सारे अकाउंट्स को प्रॉपरली चेक करना, ठीक है, ये इससे रिलेटेड हो गया। फिर उसके बाद आपका बी पॉइंट जो हो जाएगा, मतलब ए पॉइंट आपका था पार्लियामेंट, सेकंड पॉइंट है आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। याद रखिएगा कई बार इसका भी आपके सामने फुल फॉर्म पूछा जा सकता है अगर आपका एमसीक्यू बेसिस पे एग्जाम है तो, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो इसका क्या रोल होता है, ये ऑडिट करता है गवर्नमेंट अकाउंट्स को, रिपोर्ट करता है जितने भी मिसयूज हो रहे हैं फंड्स, गवर्नमेंट अगर कोई फंड्स का मिसयूज कर रहे हैं तो वो भी यहाँ रिपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद फाइनेंशियल डिसिप्लिन, कि सभी काम अच्छे से हो रहा है या नहीं, वो कौन करता है, ये भी कैग काम करता है। मतलब ये सब काम भी किसका है, कैग का है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को हम लोग गार्डियन भी कहते हैं पब्लिक पर्स का। पब्लिक पर्स मतलब गवर्नमेंट के पर्स का, ठीक है। पर्स जान रहे हैं ना, पर्स यानी कि वॉलेट, ठीक है। और फिर हमारा एक पॉइंट है फिस्कल कंसोलिडेशन। फिस्कल कंसोलिडेशन ये भी आपका बहुत इजी पॉइंट है, बस आपको समझने की देर है। जैसे फिस्कल डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट का जो भी एक्सपेंडिचर है, जो भी रेवेन्यू है, उससे रिलेटेड जो भी डेफिसिट हो रहा है, ठीक है, उसको रिड्यूस करने का काम करता है कौन, फिस्कल कंसोलिडेशन। और मेंटेनिंग फिजिकल डिसिप्लिन, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एक्सपेंडिचर हमेशा ज़्यादा रहे और आपका रेवेन्यू कम रहे। तो फिस्कल कंसोलिडेशन में ट्राई किया जाता है, इंश्योर किया जाता है कि फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस किया जा सके और फिस्कल डिसिप्लिन को प्रॉपर्ली मेंटेन किया जा सके, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसका जो मेन एम है वो इम्प्रूव करना होता है क्या, गवर्नमेंट का फाइनेंशियल हेल्थ, मतलब गवर्नमेंट को फिर किसी से लोन लेने की ज़रूरत ना पड़े, गवर्नमेंट के पास जो खुद के रिसोर्सेज हैं उसी को यूटिलाइज करके गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर करे, ठीक है। इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स पहला हो जाएगा आपका रिड्यूस डेट बर्डन, मतलब एज पर फिस्कल कंसोलिडेशन ऐसा काम करना है कि गवर्नमेंट को, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट को लोन लेने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। कंट्रोल इन्फ्लेशन, मतलब ये जो महंगाई बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। मेंटेन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इसका एक ये भी ऑब्जेक्टिव है कि मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर जो भी एस्पेक्ट्स है उसको स्टेबल रखना। अब अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक होता है और एक माइक्रो इकोनॉमिक होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं, ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, नेशन एज ए होल, मतलब हम लोग पूरे नेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एग्रीगेट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपका इंप्रूव इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, मतलब अगर सब काम अच्छे से होगा तो फिर कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा इन्वेस्टर का और वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी कंट्री की हालत भी सुधरेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब बताएं, गवर्नमेंट लिविंग विद इन इट्स मीन्स, मतलब गवर्नमेंट के पास जितने रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट उसी से काम चलाए, गवर्नमेंट को कहीं बाहर लोन लेने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, फिस्कल कंसोलिडेशन। अगर आपको इस पीडीएफ की सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, द कॉमर्स शो 99, वहां पर आपको फ्री में ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। और आज का लास्ट टॉपिक है FRBM, यानी कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। सबसे पहले तो आपको ये फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपके एग्जाम में ये डायरेक्ट उठ करके आ सकता है आपके एमसीक्यू एग्जाम में, ठीक है। क्या, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये इंट्रोड्यूस किया गया था टू इंश्योर फिस्कल डिसिप्लिन एंड रिड्यूस द बजट डेफिसिट, मतलब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सो दैट फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन रहे हमारी कंट्री में, और जितना भी बजट में डेफिसिट हो रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जा रहा है और रेवेन्यू हमारा कम रह जा रहा है, तो उसको रिड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। और ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 2003 में, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे पहला है कि रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, मतलब एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा ना रहे आपके रेवेन्यू से, ये ट्राई करता है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी, मतलब कुछ भी ऐसा ना हो जो हाइड किया जाए, ठीक है, कोई भी गलत काम वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद इंश्योर रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग, मतलब अगर आप बोरो कर रहे हैं तो फिर उसके अगेंस्ट में आप प्रॉपर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का दोनों का पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मेंटेन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, मतलब लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मेंटेन करना है, ऐसा ना हो कि कभी आपका रिसेशन हो रहा है तो कभी बूम पर है तो कभी ये कभी वो, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको स्टेबिलिटी मेंटेन करनी होगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ की प्रोविजंस हमने मेंशन किए हैं, जैसे आपका लिमिट ऑन गवर्नमेंट बोरोइंग, मतलब ये गवर्नमेंट की बोरोइंग्स को लिमिट करता है कि मतलब ट्राई करता है कि गवर्नमेंट कम से कम लोन ले,
इंडियन गवर्नमेंट को किसी और कंट्री पर या फिर किसी और पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन पर डिपेंड ना रहना पड़े, और यहाँ पर जो फिस्कल पॉलिसी के जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपके मैंडेटरी नेचर के होने चाहिए, मतलब सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को फिर वो फॉलो भी करने होंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये सभी चीज़ें। और आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि FRBM का एक्ट कब आया था, जो कि है आपका 2003। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यूनिट 4 भी कंप्लीट होता है। टोटल हम लोगों ने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 सभी चीज़ें अच्छे से देख ली हैं। आई होप कि आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं एंड आपने अपने नोट्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आप सभी अपना ध्यान रखें, अपनी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए और खूब सारा पानी पीजिए। थैंक यू सो मच।